लास्ट 2 या 3 डेज में स्पेशली जो है वो प्रीमियम के अंदर से ऑलमोस्ट कोई 400 प्लस के करीब जो है वो मेंबर्स को रिमूव किया है टीम ने। तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथ जो है वो मेंबर्स थे जो बहुत पुराने ऐड थे, उन्होंने बाद में मुझे मैसेज भी किए, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि इंशाल्लाह जो है ना वो जिस तरह से आज के वेबिनार के बाद मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लूँगा और ये ग्रुप के अंदर भी वैसे भी इंशाल्लाह जो है वो शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा अगर आप ऐड नहीं होंगे, क्योंकि उनके मुझे पर्सनल के अंदर जो है वो मैसेज आ रहे थे। तो टीम जाहिर सी बात है वही करती है जो उसको कहा जाता है, तो उसने नहीं देखना कि कौन सा मेंबर कितना पुराना है या किसके जो है वो डिपॉजिट है नहीं है, उसने लॉस किया था या किस तरह से, क्योंकि जब इस तरह से ऑलमोस्ट 6 या 8 मंथ के बाद जो है ना वो ग्रुप को उसने जो है ना वो क्लीन किया है। और तो उसके बाद फिर जो है ना वो कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेज आ रहे थे, फिर कुछ मैसेज मैंने ओपन भी किए, कुछ नहीं ओपन किए, लेकिन नेक्स्ट वेबिनार के अंदर आई होप के वो जितने इस तरह के मेंबर्स हैं जो ओल्ड थे ग्रुप के अंदर थे, चाहे उनका डिपॉजिट लॉस की वजह से नहीं था, जैसे भी अगर वो ऐड होना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट वीक जो है वो ऐड कर लेंगे। इस वेबिनार के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंशाल्लाह हमारी रहेगी, क्योंकि ये पहली क्लास है और इसके अंदर आपको पता है कि मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम नेक्स्ट 4 मंथ एवरी फ्राइडे जो है वो वेबिनार करेंगे और उसके अंदर इन चीज़ों को जो हम न्यू लर्न करेंगे उनको भी जो है वो क्या कहते हैं कि उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इसी तरह से माइक वगैरह भी ओपन करेंगे इंशाल्लाह। और फिर सेकंड चीज़ इस तरह से यह है कि इसके अंदर न्यू जितने सेटअप्स होंगे उनको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पूरे जो है वो बूट कैंप के अंदर 10 के करीब सेशन जो है सेटअप जो है वो आपको बताए हैं कि वो आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक सेटअप जो है वो एक कंप्लीट सेटअप होगा अपने रूल्स के साथ, और उसके ऊपर जो आपका काम होगा डेफिनेटली वो बैक टेस्टिंग करना होगा, और फिर उसके बाद जब आप बैक टेस्टिंग कर लेंगे आपके पास उसके प्रॉपर रिजल्ट्स होंगे और मल्टीपल जब मेंबर्स ने उसके ऊपर जो है वो काम किया होगा जो हमारे ग्रुप के हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अदर मेंबर्स को भी जो है वो उनकी क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे उन्होंने बैक टेस्टिंग ठीक नहीं की है, जहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की है, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी। मेरा जो एक इस बूट कैंप का जो सबसे यूँ समझ लें कि एक मेन मकसद है वो ये है कि जितने इस तरह के मेंबर्स हैं जो इनगल्फिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने 1 वेबिनार लिया, किसी ने 3 वेबिनार लिए, किसी ने 2 वेबिनार लिया, आज तक कोई बाद में आया, कोई पहले आया, और किसी के पास रिकॉर्डिंग है नहीं है, इस तरह से, क्योंकि कुछ मेंबर्स भी जो है वो ग्रुप के अंदर चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और फिर इसी तरह से फिर इस तरह के मेंबर्स भी हैं जो पहले ऐड थे, दरमियान में नहीं थे, फिर दोबारा ऐड हो गए। तो इस वजह से एक कंप्लीट सेटअप या यूँ समझ लें कि जितनी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं टिकटॉक की, उनकी एक तरतीब के अंदर जो है वो नहीं है, सीक्वेंस के अंदर उनके पास जो है वो डिटेल उनकी नहीं है या उनके पास रूल्स नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो इस बूट कैंप के अंदर मैं क्लियर कर दूं कि जो सेटअप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो कंप्लीट सेटअप आपके पास होंगे, और जितना आपके पास इस टाइम तक नॉलेज है इनगल्फिंग का, यूँ समझ लें कि कुछ इस तरह के सेटअप होंगे कि जिनका 80% नॉलेज आपके पास होगा, किसी का 100% भी होगा, वो चीज़ें समझ लें रिवाइज हो जाएंगी, लेकिन जिनका कम होगा वो 10, 15, 20% जो रूल्स उनके होंगे, जो टिप टॉप करने वाली चीज़ें हैं वो आप करके, तो आपके पास एक कंप्लीट सेटअप होगा मार्केट को वॉच करने के लिए, देखने के लिए, और उसके ऊपर ट्रेड बनाने के लिए। तो ये बूट कैंप इस वजह से भी जो है वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी ऐसे भी हमारे साथ जो है वो क्या कहते हैं कि ट्रेडर्स होंगे कि जिनके लिए ये सारे के सारे सेटअप्स जो है वो बेसिक होंगे, क्योंकि उन्होंने इससे भी ऊपर की चीज़ें जो है वो लर्न की हुई हैं। मेरे जो जब मैंने स्टार्ट के अंदर जो है वो 1-2 बैच करवाए थे, क्योंकि वो भी इसके अंदर जो है वो ऐड है। तो बहरहाल उनके लिए भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो कोई प्रॉपर बैक टेस्टिंग नहीं करते और उसी टाइम के अंदर उन्होंने बैक टेस्टिंग की हुई है जिस टाइम में उनके साथ मैंने ये किया था, आज से साल पहले या 2 साल पहले, तो उनकी भी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर रिवाइज हो जाएंगी। तो वो तमाम चीज़ें इसका जो यूँ समझ लें कि हम आज इस पहली क्लास के अंदर जिस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमने आगे जो हमारे पास 15 के करीब जो है वो लाइव सेशन होंगे, उनके अंदर हमने किस तरह से उनको लेके चलना है, अपनी इस जर्नी को किस तरह से कंप्लीट करना है, ताकि जब ये चीज़ें जाके एंड हो तो फिर कोई ना कोई चीज़ एक कंप्लीट तरीके से हमारे हाथ के अंदर होनी चाहिए। ये ना हो कि फिर कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ें, कोई सेटअप वो उसी तरह से रह जाए जिस तरह से आज के दिन आपके माइंड के अंदर चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैं कुछ देखें, अब इस ग्रुप के इस क्या कहते हैं कि बूट कैंप के अंदर
100 के करीब जो है वो मेंबर्स हैं, या 50 के करीब वो मेंबर्स होते हैं जो सारी की सारी क्लासेस को लेते हैं, या 150 कंप्लीट मेंबर्स सारी की सारी क्लासेस को लेते हैं। ये तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन जिन्होंने पूरी कंप्लीट क्लासेस जो है वो लेनी है और उसके बाद फिर उसी तरह से 100% जिस तरह से मैं चीजें बताता हूँ वो उनको फॉलो करते हैं, लेके चलते हैं, तो वो कहीं और खड़े होंगे, और जो दरमियान में जितनी क्लासेस होंगी उनको मिस करेंगे, प्रॉपर बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, उस तरह से चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा मेंबर्स की हो सकता है कि ना मैं प्रॉपर उस तरह से बैक टेस्टिंग चेक कर सकूं, ना मैं उनको इस वेबिनार से हट के जो क्वेश्चन आंसर के सेशन हुआ करेंगे उससे हट के कोई मैं जो है वो उनको बहुत ज्यादा रिप्लाई कर सकूं। तो उससे होगा क्या कि चीजें फिर आपकी जो है वो रहती जाएंगी। इसलिए जो चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा उनको कंप्लीट जो है ना वो आपने फॉलो करना है। इसके अंदर बेनिफिट इंशाल्लाह जो है वो आपका ही है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और फिर एट द एंड जो है वो जब 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 ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आपको इनकी वैल्यू का जो है वो आइडिया हो जाएगा। जो इंप्लीमेंट करना जानते हैं वो फिर रिजल्ट्स भी इसके अंदर से इंशाल्लाह जो है वो ले लेंगे, निकाल लेंगे। और बाकी जिनको सिर्फ ये शौक है कि सेटअप होने चाहिए, पता होना चाहिए मार्केट कैसे और किस तरह से, उनका शौक जो है वो 2-4 सेटअप्स के बाद ठंडा हो जाएगा। तो बहरहाल ये आपने इस तरह से चीजों को जो है वो लेके चलना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने मेंबर्स यहाँ पे हैं बैक टेस्टिंग को लेके स्पेशली आपके पास ट्रेडिंग व्यू का एक प्रीमियम जो है वो उसको बाय कर लें। आपका ये 4 मंथ के लिए अगर चल रहा है तो उस चीज को माइंड के अंदर रखते हुए आप इसका जो है वो प्रीमियम वर्जन बाय कर लें। आप ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर देते हैं, $300 आपके लिए जो है वो एक बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से आप जो है वो नॉर्मल अमाउंट की तरह उसको लॉस कर देते हैं जब आप ओवर ट्रेडिंग करने पे आते हैं या आप ग्रीडी होकर ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको पता भी नहीं होता। लेकिन जब इस तरह के टूल्स बाय करने के लिए जो आपका ही फायदा है तो वहां पर आप थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं उसको कंजूसी कर जाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो आप कंप्रोमाइज नहीं करें, ट्रेडिंग व्यू को जो है वो बाय करें। फिर बाय करने के बाद ही जो बैक टेस्टिंग होगी, बहुत सारे इस तरह के भी मेंबर्स हैं जो फ्री टूल्स इधर उधर से जाके जो है वो करते हैं। मैंने कभी वो यूज नहीं किए, मुझे नहीं पता कि उनका और इस चार्ट का जो डाटा है वो 100% सेम होता है या ऊपर नीचे होता है। तो बहरहाल वो चीजें अब आपको बेहतर पता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम टूल जो है ना वर्जन वो होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो बैक टेस्ट कर सकें। तो ये आपने एक काम जो है वो लाजमी करना है। मंथ का $14 का है मेरा ख्याल है, अभी पता नहीं क्या उसकी प्राइस होगी। इसी तरह से कोई 2 महीने का 3 महीने का भी पैकेज होगा, वो आप देख लीजिएगा। कोई इसके अंदर कोई बड़ी कोई जो है वो डिफिकल्ट चीज नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं जो आपको बताता हूँ वो ये है कि जितने सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जितनी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप ये कोशिश करेंगे कि आपके पास एक जो है वो क्या उसको कहते हैं डायरी पेन जो है वो होना चाहिए। ये वेबिनार भी अवेलेबल होंगे रिकॉर्डिंग की सूरत में, इनको भी बार बार आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए जो है ना वो आप अपने पास नोट कर लेंगे तो वो चीज आपके पास रह जाएगी। क्योंकि जब आप बैक टेस्टिंग के ऊपर बैठते हैं फिर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। क्योंकि मैं कोई भी एग्जांपल आपको दे दूंगा, अगर 10 डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स आपके सामने होंगी किसी एक ही सेटअप की, तो वो 1-2 माइंड के अंदर रहेंगी, बाकी निकल जाएंगी। लेकिन आपने अगर उनके रूल्स अपने पास लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से इस कंडीशन के अंदर ट्रेड कहां से लेनी है, किस तरह से लेनी है, या क्या चीज मैंने बताई थी। तो वो चीजें फिर आगे जाके जब रिपीट होती रहती हैं तो वो फिर इंशाल्लाह आपको आपके माइंड के अंदर बैठ जाती हैं। लेकिन पहले आपके पास जो है वो कम से कम कहीं ना कहीं लिखी होनी जरूरी है। जब मैंने इसके ऊपर बैक टेस्टिंग की, जब ऐसे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया हमारे साथ आज से 2 साल पहले, उन्होंने जब बैक टेस्टिंग की, आज उनको बिल्कुल इस चीज की जो है ना वो नीड नहीं है कि वो क्या उसको कहते हैं कि डायरी पेन लेके बैठे और बेसिक रूल्स लिखे, क्योंकि उनको बैक टेस्टिंग करने का अब तरीका आ चुका हुआ है कि बैक टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से नोट करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल एक जीरो लेवल से आप स्टार्ट करते हैं ना जब, तो फिर आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ या मेरे पास रिकॉर्डिंग है या मैं चार्ट के ऊपर नोट कर लेता हूँ, वो चीजें फिर आगे पीछे हो जाती हैं। तो लिख लेंगे तो वो आपके पास रहेंगी और कल को इंशाल्लाह इसका आपको जो है बेनिफिट होगा। तो फिर इसके बाद जो है वो इसके अंदर बैक टेस्टिंग जब आपने करनी होती है तो आपने किन चीजों को जो है वो नोट करना होता है। खैर ये मैं इससे पहले वेबिनार्स के अंदर भी बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर कुछ बिल्कुल बेसिक से ही किसी ने बूट कैंप के लिए ही इसको ज्वाइन किया हो प्रीमियम ग्रुप को, तो इस वजह से मेरा काम है पहली क्लास है, मैं आपको एक दफा चीजें जो है वो डिटेल के अंदर बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज है, आपने जो है वो अपनी जब भी किसी सेटअप को बैक टेस्टिंग करनी होती है ना उसकी, तो आपके पास सबसे पहले
तो ये चीज होता है कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीजें नोट करनी है आपके पास अपने पास। जब आप वो चीजें नोट करते हैं, जो भी 5 6 7 चीजें, तो फिर आप जब उसकी 50 या 100 के करीब एग्जांपल्स निकालते हैं या उसको लास्ट 6 मंथ के लिए उसकी जो है बैक टेस्टिंग करते हैं, भाई ऐसे चलाना, तो फिर उसके अंदर ये हो जाता है कि आपके पास जो है वो कम से कम आपको ये पता होता है कि जो 50 एग्जांपल्स हैं या ये जो 100 एग्जांपल्स आपने निकाली हैं, इसके अंदर मार्केट का क्या बिहेव था और मार्केट ने किस तरह से जो है वो मूव किया है, क्योंकि हर सेटअप आपने अपने पास जो है वो नोट किया होता है। मैंने तो इवन के यहाँ तक भी करवाना शुरू किया था, वो थोड़ा सा यूं समझ लें कि मुश्किल काम होता है, लेकिन ये करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि मैंने कोर्स करवाया था उनसे मैंने ये करवाया था कि मैंने उनको कहा था कि जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं उन सब की आप पिक्चर लें, उनकी प्रॉपर जो है ना वो हर एक क्या उसको कहते हैं कि एक सेटअप के ऊपर अगर आपको 100 एग्जांपल्स मिली है लास्ट 6 मंथ के अंदर, तो आपके पास उसकी पीडीएफ बनी होनी चाहिए। आपने उसका साथ साथ जो है स्क्रीनशॉट लेते जाना है, उसके ऊपर उसको मार्क करके उसके जो भी जिस तरह से भी उस सेटअप को उसने चलाया है उसी के ऊपर नोट कर ले चार्ट के ऊपर, यानी कि अगर टेक्स्ट लिखे यहाँ पर, फिर उसकी आप पीडीएफ बना ले, तो वो आपके पास जो है वो रहती है और आपको पता होता है कि ये कहाँ पर किस किस तरह से एग्जाम्पल्स पढ़ी है, और आप उसको स्क्रीन से हटकर भी कहीं पर भी बैठे अपने मोबाइल से उस जब पीडीएफ को देखेंगे, डिफरेंट टाइप की चीजें उस पीडीएफ के अंदर आपके सामने आएंगी कि इस तरह का सेटअप भी बना था, इस तरह का सेटअप भी बना था। सेटअप से मतलब यह है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इनगल्फिंग सेल ब्रेक या बाय ब्रेक की बात करते हैं, उसके अंदर उसको ही आपने बैक टेस्ट किया है अभी, लेकिन वो ब्रेक कितनी तरह से हुआ है देखने को, तो वो ब्रेक ही होता है, लेकिन उसको ब्रेक करने का भी मार्केट का तरीका होता है कि मार्केट उसको किस तरह से ब्रेक करती है। अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स दिखानी उसकी शुरू करूंगा तो हो सकता है कि उसकी 5 7 8 एग्जांपल जो है उसकी हमें मिल जाए इजीली कि ब्रेक कितने कितने टाइप के होते हैं और मार्केट किस तरह से जो है उसको ब्रेक करती है। तो वो चीज फिर आपको पता लग जाती है कि अगर इस तरह से मार्केट ने इसको ब्रेक किया था तो ये रिजल्ट था, अगर इस तरह से मार्केट इसको ब्रेक करती है सिंपल इनगल्फिंग को, और तो फिर इसका जो है वो ये रिजल्ट निकल सकता है। ये मैक्सिमम मार्केट जब रीटेस्ट करने आती है सेम जोन को, तो यहां तक जो है वो मार्केट मूव कर सकती है जो भी आपकी मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर तो ये काम आप कर सकते हैं वेरी वेल, इसके अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपको ज्यादा चीजें समझ लगेंगी। आप सिर्फ रूल लिखने की हद तक तो ये होता है कि आपने एक बार जो अपने पास नोट कर लिया, लेकिन ये पीडीएफ भी साथ आपके पास होती है हर एक चार्ट की, हर एक एग्जांपल की, तो वो चीजें तो फिर बहुत ही ज्यादा यूं समझ लेके एक्स्ट्रा हो जाती है ना कि आपको लर्न करने के हवाले से मैं कह रहा हूं, और फिर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए फ्यूचर के लिए। तो दोनों आपके पास चॉइस है कि आप कितनी स्ट्रगल या कितनी मेहनत करना चाहते हैं, वो आप करेंगे तो आपको फिर जो है वो इन चीजों का आइडिया होगा। अच्छा, जब आपने इसके अंदर बैक टेस्टिंग करनी है सिंपल, उसका एक सिंपल सी मैं आपको चीज बता देता हूं। आपने अपने पास डायरी में, रजिस्टर में, जहां पर भी आपने इसको नोट करना है, आप सिंपल इस तरह से जो है वो अपने पास लाइंस को जो है वो लगा लें, ठीक है। इस तरह से उसके जो है ना वो कॉलम आप बना लें, और उसके अंदर फिर आपने नोट क्या करना है किसी भी एक सेटअप को लेकर कि इसके अंदर क्या उसको कहते हैं कि एक एग्जांपल जो हमें मिली है उसके अंदर नोट करने वाली चीजें क्या क्या है। सबसे पहले आप उसके अंदर जो है वो ये नोट कर सकते हैं कि यहां पर ऊपर आप लिख लेंगे कि आपके पास सेटअप कौन सा है। आप ब्रेक सेटअप को जो है वो उसकी क्या कहते हैं बैक टेस्टिंग करने लगे हैं, ठीक है। गोल्ड का पेयर का नाम लिख लें, साथ में लिख लें आप ब्रेक सेटअप की करने लगे हैं, सिंपल की करने लगे हैं, एक्सपेरिमेंटल की करने लगे हैं, डबल इंगल्फिंग करने लगे, सेटअप का नाम लिख लिया। अब उसके बाद आगे आपने सिंपल उसके अंदर टाइम फ्रेम जो है वो नोट कर लेना है कि आप किस टाइम के अंदर ये बैक टेस्टिंग करने लगे हैं। H4 की करने लगे हैं, H1 की करने लगे हैं, 30 मिनट की करने लगे हैं, या आप कंबाइन कुछ टाइम फ्रेम को मिक्स करके उसकी बैक टेस्टिंग करने लगे हैं। तो वो जब आप ऊपर अपने पास क्या उसको कहते हैं कि एक मेन हेडलाइन के अंदर लिख लेंगे तो आपको पता रहेगा बाद में कि ये बैक टेस्टिंग किस चीज की आपने की, ये रिजल्ट्स जो आपके पास यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं ये किस सेटअप के हैं। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट आपने कॉलम बनाया है इसके अंदर आपने क्या नोट करना होता है, ये सारी चीजें आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो है वो हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इनगल्फिंग को बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं, और हर किसी का स्टार्ट यहीं से होता है। मेरे पास तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी जो है वो
इसके अंदर टाइम लगाया है, मार्केट को टाइम दिया है कि अब उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हुई हैं। तो मैं ये चीजें आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर आपको जो है वो बेनिफिट होना चाहिए। तो अब ये इसी तरह से हर किसी ने स्टार्ट किया था। मेरी अपनी पर्सनल बैक टेस्टिंग अगर मैं 21 की बात करूं, 2020 की बात करूं, तो बैक टेस्टिंग मेरी जो थी वो इसी तरह से ही स्टार्ट हुई थी और इसी तरह मैं पता नहीं कितनी डायरीज मैंने जो है वो भरी हैं इस तरह बैक टेस्टिंग करके। अब उसके ऊपर क्या है कि आपने सबसे पहले अपने पास जो है वो ये चीज नोट करनी है। मेन हेडलाइन के बाद जोन, आपने इसके अंदर जोन साइज लिख लेना है, यानी कि अब जितनी भी एग्जांपल मिलेंगी उसके अंदर नीचे आप जो है वो उसको ये लिखेंगे कि जो आपने जोन को मार्क किया हुआ है या जो आपकी टेकन कैंडल है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इनगल्फिंग सेल है, इसको मार्क किया है तो ये कितने पिप्स की है। अगर ये फॉर एग्जांपल 50 पिप्स की है, 60 पिप्स की है, 100 पिप्स की है, व्हाटएवर जितने भी पिप्स की ये कैंडल है, सबसे बेसिक के अंदर आपने यहाँ पर अपने पास जो है वो जोन को नोट कर लेना है कि ये इतने पिप्स का जोन है, ठीक है। और जो भी आपने जोन मार्क किया है ट्रेड के लिए जिसके ऊपर आपने मार्केट का फर्दर रिएक्शन जो है वो देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप इस जो कॉलम होगा इसके ऊपर आप ऊपर जो है वो लिख सकते हैं SME, ठीक है। ये मेरा अपना शॉर्ट के अंदर जो है मैं इसको इस तरह से नोट करता था, आप अपने आसानी के लिए कुछ और तरह से भी लिख सकते हैं। उसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना वो मार्केट स्टार्ट के अंदर से मूव की है, मिड के अंदर से मूव की है या मार्केट एंड से जो है वो मूव की है इस जोन के। अगर फॉर एग्जांपल ये जोन जो है वो आपका उसको कह लेते हैं कि यूं समझ लें कि ये 100 पिप्स का जोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर जोन के अंदर से कहां से जो है वो मार्केट मूव की है। अगर तो पहले 20 पिप्स से मार्केट विक लगा के जो है वो मूव हुई है तो यहां पर हम उस ट्रेड के सामने जो है वो उस जोन के सामने एस लिख देंगे, यानी कि स्टार से चलेगी। अगर वो 50 पिप्स इनसाइड विक लगा के गई है तो उसके सामने हम क्या लिख देंगे, मिड एम लिख देंगे, ठीक है, यानी कि मिड से गई है। फिर इसी तरह से अगर वो एंड तक आई है यानी कि लास्ट 20 पिप्स से या 25 पिप्स से मार्केट जो है वो मूव हो रही है तो इसका मतलब है कि इतने बड़े जोन का तो एंड ऑलमोस्ट यही बनता है लास्ट 20 पिप्स, तो फिर इसका मतलब है कि वो एंड से मूव हुई है। तो यहां पर हम उसको ई टाइप कर देंगे तो इसका सिंपल मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि इस सेटअप के अंदर मार्केट किस जगह से मूव हुई है। तो जब हमारे पास मल्टीपल क्या कहते हैं कि एग्जांपल्स होंगी हमारे सामने या हमने उसके ऊपर बैक टेस्टिंग की होगी तो फिर यहां पर भी हमारे पास पूरी की पूरी जो है वो पता होगा हमें कि इस सेटअप के ऊपर 70% 80% मार्केट कहां से मूव कर रही है, या 50-50 चांस है कि कहीं से भी मूव कर सकती है, या इसके अंदर 80% चांस है स्टार से मूव करती है, या 80% चांस है कि मार्केट एंड से मूव करती है। तो फिर हम उस वाले एरिया को, उस पूरे जोन के अंदर फिल्टर लेवल को जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पे हमें पता होगा कि मार्केट मैक्सिमम इस एरिया से जो है वो मूव करती है, जो भी आपके पास बड़ा एरिया है, ठीक है। आपके पास समटाइम ऐसा होता है कि अगर वो एरिया 100 पिप्स तक का बन रहा है, अब उसके अंदर जो है वो आपने ये चीज नोट नहीं की, लेकिन आप डायरेक्ट 100 पिप के जोन के अंदर जाके कोई भी फिल्टर जोन जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, या आप उसके अंदर जो है वो कोई भी कंफर्मेशन की कोशिश करते हैं, चाहे वो कंफर्मेशन आप इनगल्फिंग की अपनी बनाई हुई कंफर्मेशन है, जिस तरह कि आपने डबल इनगल्फिंग देख ली M1 की, या यूं समझ लें कि आपने पोटेंशियल इनगल्फिंग देख ली, या आपने इनगल्फिंग सेल ब्रेक को जो है वो देख लिया 1 मिनट या 5 मिनट को, जो भी आप उसके ऊपर जो है वो कंफर्मेशन मिनिमम देखने की कोशिश करते हैं, या आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखते हैं, या आप SMC की, ICT की कोई भी कंफर्मेशन लगाने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है उसके अंदर कि जब वो 100 पिप्स का जोन होता है ना तो आपकी जो स्मॉल टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होती हैं वो फेल होती हैं, लेकिन जब आपको ये पता होता है कि इस जोन के अंदर मैक्सिमम मार्केट मिड से मूव होती है या एंड से मूव होती है, फिर आप ऊपर अगर मार्केट आके कंफर्मेशन देती भी है जोन के स्टार्ट में तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपका जो एरिया है जिसके अंदर आपने ट्रेड को जो है वो देखना है वो उसका एंड वाला जो है वो एरिया जहां से मैक्सिमम मार्केट जो है वो मूव होती है विक लगा के, आपने उसके अंदर कंफर्मेशन देखनी है, या जो आपकी अगर कोई ओल्ड कंफर्मेशन पड़ी हुई है तो उस एरिया के अंदर से आपने जो है वो ट्रेड लेनी है। तो ये सेकंड जो आपके साथ मैंने SME का जो कॉलम है इसका बेनिफिट इंशाल्लाह आपको ये होगा कि आपको पता लगेगा कि आपने ट्रेड के अंदर किस एरिया के अंदर जो है वो बैठने की कोशिश करनी है, या ट्रेड को जो है वो हमने ट्रेड करनी है। तो अच्छा, फिर उसके अंदर ये वाला जो थर्ड कॉलम होगा इसके अंदर हम ऑपोजिट जो है वो लिख सकते हैं। अब इसका
सिंपल मतलब ये है कि आपका कोई भी अगर सेटअप है उसके मार्केट अपोजिट कितना आ जाती है, अगर उसके अपोजिट मार्केट 50 पिप्स की वीक लगा देती है, 40 पिप्स की वीक लगा देती है, 30 पिप्स की वीक लगा देती है, चाहे यहाँ पर जो आपका जोन है वो 40 पिप्स का बन रहा है या 60 पिप्स का बन रहा है या 100 पिप्स का बन रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट उसके अंदर क्या होता है कि जितना मर्जी बड़ा जोन हो या जितना स्मॉल हो, मार्केट के चांस है कि मार्केट उसके अपोजिट ही होके जाती है या ज्यादातर मार्केट उसके अपोजिट होके जाती है, मैक्सिमम टाइम इसी तरह से होता है। तो फिर हमें पता होगा कि इस सेटअप का जो इस सेटअप के ऊपर मार्केट का बिहेव क्या है। इसका मतलब है कि अगर मैक्सिमम मार्केट जो है या 50 टाइम मार्केट इसके अपोजिट होके जाती है तो फिर इसको ट्रेड करने का जो तरीकाकार होगा वो बिल्कुल अलग होगा। सही है, इसके ऊपर डायरेक्ट ट्रेड करनी है नहीं करनी, मार्केट इसके अपोजिट आके रिवर्स होगी फिर इसके ऊपर ट्रेड लेनी है, वो चीजें आपकी फिर उस जो है वो अपोजिट से या इसके ऊपर ट्रेड करनी ही नहीं है सिंपल इस सेटअप के ऊपर। तो वो अपोजिट जब आप नोट करेंगे तो फिर आपको जो है वो पता लगेगा कि इतने इतने पिप्स मार्केट, या आपको एसएल रखने में जो है वो आसानी होगी कि अगर एक ऐसा जोन है जिसके अंदर मार्केट, क्योंकि जब हम बैक टेस्टिंग करते थे या जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैक टेस्टिंग किया उनको भी इस चीज का आइडिया है बहुत अच्छे से। कुछ सेटअप इस तरह के होते हैं जिनके अंदर मार्केट ओनली 20 पिप्स जो है वो अपोजिट होकर चली जाती है। अब अगर 20 पिप्स तक मैक्सिमम वो अपोजिट आती है या जितनी बार भी आती है वो 20 पिप्स 15 पिप्स तक वो अपोजिट आती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका एसएल हम 30 पिप्स तक लेके आ सकते हैं। 25 पिप्स का उसका जो है वो एसएल पॉसिबल है, उसको हम जो है वो रख सकते हैं। लेकिन अगर एक जो है वो 25-30 पिप्स तक अपोजिट आता है जोन, तो इसका मतलब यह है कि हम फिर इसके अंदर 40 पिप के एसएल के साथ जो है वो ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट मैक्सिमम इतना आ तो जाती है लेकिन फिर रिवर्स हो जाती है। अब इसके अंदर 100 एग्जांपल्स हमने निकाली है जिसके अंदर 30 टाइम मार्केट जो है वो अपोजिट आई है, लेकिन वो अपोजिट 20 पिप्स आई है, 25 पिप्स आई है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई दोबारा, ठीक है। और उसके अंदर से जो 30 टाइम मार्केट अपोजिट आई है उसमें से 10 टाइम उसने एसएल लिया, 20 टाइम मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई। अब इसका मतलब है कि जो 20 टाइम मार्केट रिवर्स हुई है वो 30 पिप अपोजिट आके जोन से जो है वो रिवर्स हुई है। अगर हम 30 पिप का एसएल रखेंगे तो हमारे 30 एसएल होंगे, अगर 40 पिप का एसएल रखेंगे तो हमारे 10 एसएल होंगे। 20 टाइम मार्केट ऐसा हुआ है कि मार्केट रिवर्स और जो है वो होती रही है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं उसको एसएल जो है वो फाइंड करने में। देखें ये चीज मैं पहली दफा आपको बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो सुन रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है। ये एक बार चीज आपको बता दी, फिर आपने हर सेटअप को इसी तरह से जो है वो बैक टेस्ट करने की जो है कोशिश करनी है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो आपके पास जो है वो कॉलम होता है उसके अंदर आप ये चीज नोट करते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो है वो आप पिप्स जो है वो लिख सकते हैं। अब पिप्स के बाद क्या होगा कि नीचे जितने पिप्स तक मार्केट उस जोन के अंदर से मूव की है उसको हम जो है वो यहाँ पर नोट करते जाएंगे कि यहाँ से मार्केट 100 पिप्स मूव की, 200 पिप्स मूव की। 200 पिप्स से ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस यहाँ पर कोई भी इतना बड़ा चैंपियन नहीं है कि जो 300-400 पिप्स तक जो है वो हर ट्रेड को वो कर सके। और अगर इतनी इतनी बड़ी होल्डिंग की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो आपके 70-80% चांस होंगे मार्केट दोबारा जोन में आएगी, ब्रेक इवन करेगी या अपोजिट आएगी, एसएल की तरफ आएगी, फिर जाएगी वापस। क्योंकि गोल्ड आपको पता है एक ऐसा पेयर है जो सबसे ज्यादा ब्रेक इवन हिट करने वाला अगर कोई पेयर है तो वो गोल्ड है, जो बार बार आपके जोन की तरफ आता है, बार बार आपके जोन की तरफ आता है, आपका ब्रेक इवन हिट करता है या अगेन रीटेस्ट करके जो है हो जाता है, यानी कि इसकी रेशो ज्यादा है बाकी किसी भी उससे। तो इस वजह से अगर आप इसके अंदर कहें कि आपको 300 पिप्स की 400 पिप्स की मूव को कैश करना है तो वो फिर बहुत कम चांस होते हैं। या तो ये होता है कि आप फिर उसके अंदर क्या उसको कहते हैं कि होल्ड करके बैठ जाएं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कल मैंने आपके साथ एक 27 का एरिया शेयर किया ग्रुप के अंदर कि ये रिजेक्शन का जोन है, तो उसके अंदर मैंने 0.10 की एक ट्रेड ओपन कर दी। अब मैंने फर्स्ट आपको इसलिए लिखा था क्योंकि सेकंड जो है वो 35 के ऊपर था जहां से मार्केट जो है वो अगेन जाके ड्रॉप हुई। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि वो 35 अगर मैं बता रहा हूं तो वो वही था, इवन कि उन्होंने ट्रेड्स भी की थी जिन्होंने मेरे साथ शेयर किए वहां से सेल के लिए। तो मैंने 27 पहला सेल का एरिया था, मैंने मार्केट 200 पिप्स आई है, मैंने उसको नहीं वो किया, क्लोज नहीं किया। मार्केट दोबारा गई है और उस एरिया से दोबारा ड्रॉप हुई और मैंने उसको आके ऑलमोस्ट 70 या 60 के ऊपर नीचे क्लोज किया है। कोई थोड़ी सी लॉस और थी, मतलब यूं समझे 2000 या $2500 प्लस के अंदर उन ट्रेड्स को मैंने क्लोज किया। तो ये फिर यानी कि फिर इस तरह के चांस आपके पास होते हैं कि आप स्मॉल लॉट्स के साथ बैठ जाए। अगर आपके पास मार्केट दोबारा भी अपोजिट जाती है तो फिर आपको इशू ना हो, लेकिन मैक्सिमम आपको पता है कि आपने जो मूव कैश करनी है वो 100 पिप की करनी है, 120 पिप्स की करनी है या 60 पिप की, 70 पिप्स की। यहां तक जो मैक्सिमम मूव कैश होती है वो यहां पर होती है। ये यूं समझ लें कि एवरेज
एवरेज मूव यही कैश होती है। अगर मैं थोड़ी सी मैक्सिमम होल्डिंग करने की कोशिश करता हूं तो मैं 100 पिप्स तक जो है वो कर लेता हूं। जहां पर लॉट साइज मेरी बहुत मतलब कि स्मॉल होती है, वहां पे मैं भाई 300 200 पिप्स तक की भी होल्डिंग जो है वो कर लेता हूं कि उसके ऊपर अगर बैक जो इतनी मार्केट जो है वो वापस भी आती है, रिवर्स आती है, उसको ब्रेक इवन करने के लिए आती है, अगर वो हो भी जाती है, उसमें से कुछ $300-400 आ रहा था वो नहीं आता, तो फिर इतना मतलब कि वो उसके ऊपर रिग्रेट भी नहीं होता। लेकिन जब आपके पास 2000 तक का प्रॉफिट आ रहा है और वो आके दोबारा ब्रेक इवन हो जाए, तो फिर उसके ऊपर आपकी डेफिनेटली आपके माइंड के ऊपर जो है वो इसका इंपैक्ट होता है कि आपने इसको क्यों होल्ड किया या आपको इसको क्लोज करना चाहिए। तो बहरहाल इस चीज के लिए ये चीज जो है वो जरूरी है कि आप अपने पास जो है वो पिप्स को यहाँ पर नोट करेंगे। अब यहां पर जो पिप्स को आपने नोट करना है ना, वो एक चीज ज़हन के अंदर रखें, वो ये चीज नोट करनी है, क्योंकि मैंने कुछ जब वेबिनार के अंदर बताया था, मुझे बहुत सारे ऐसे ग्रुप मेंबर्स थे जिन्होंने शेयर की अपनी बैक टेस्टिंग। अब उन्होंने बैक टेस्टिंग तो शेयर कर दी, उनके जब मैंने वो देखी पिप्स के अंदर, तो वो किसी के 300 पिप्स है, किसी के 400 पिप्स है, 500 पिप्स तक जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जोन से मार्केट 500 पिप्स तक गई, 400 पिप्स तक गई। तो ऐसा नहीं करना, वो अपने आप को एक तरह से खुद को जो है वो धोखा देने वाली बात है। आपने सिंपल ये चीज नोट करनी है कि भाई जब आपके जोन के अंदर फर्स्ट टाइम मार्केट आई है, उसके बाद वो ब्रेक इवन करने से पहले पहले कितने पिप्स मार्केट ने मूव किए हैं। वो 100 पिप्स मूव करके फिर ब्रेक इवन करके गई है, तो फिर आपकी मूव इसका मतलब है कि 100 पिप की है। अगर वो मार्केट जो है वो 60 पिप्स तक डाउन साइड पे आई है और उसके बाद ब्रेक इवन करके, ब्रेक इवन हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर जहां पे उसने हाईएस्ट जोन के अंदर जो है वो क्या उसको कहते हैं कि विक लगाई है पहले, अगर वो 20 पिप्स का जोन था और आपकी तीनों लेयर्स के साथ, यानी कि पूरे जोन को मार्केट जो है वो कंप्लीट लेयर्स के साथ जो है वो ड्रॉप हुई है, अगर वो सेल का जोन है, तो फिर जब ब्रेक इवन करने आई है तो वो फिर कंप्लीट जोन के एंड तक जाए, ठीक है, फिर उसको हम ब्रेक इवन काउंट करते हैं। अगर मार्केट जो है वो 3 लेयर्स के साथ ड्रॉप हुई है लेकिन ब्रेक इवन एक लेयर को करके जो है वो जाती है, तो फिर उसको हम जहां तक वो मैक्सिमम अगर 200 पिप्स तक गई है तो इतना इनफ है, यहां तक जो है वो आप नोट कर सकते हैं। उससे ये होता है 200 पिप्स की मैं बात इसलिए करता हूं कि आपको कम से कम ये आइडिया होता है कि इसके अंदर पोटेंशियल मूव्स के कितने चांस हैं। अगर एक जोन है वो मैक्सिमम 70-80 पिप्स 70-80 पिप्स 70-80 पिप्स के बाद मार्केट जो है वो उसको रिवर्स आके वो जोन को ब्रेक कर देता है, तो आपको ये पता लग जाएगा उसकी पोटेंशियल कितनी है। 200 पिप्स तक आपने अगर नोट की होगी मूव, उसको 500-600 पिप तक नोट करने की जरूरत नहीं है, तो 200 पिप्स इनफ है। वहां तक अगर गए तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मैक्सिमम मूव्स इतनी मिली है, तो ये पोटेंशियल मूव्स है मार्केट के अंदर इस जोन की जो 40% 50% तक हमें मिली है। तो ये चीज इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट होती है पिप्स को नोट करने के हवाले से कि ब्रेक इवन मार्केट करने से पहले कितने पिप्स तक जो है वो मूव मार्केट ने किया, और ब्रेक इवन करने का जो तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर इसके अंदर जो आपके पास नेक्स्ट कॉलम है, इसके अंदर जो आपने नोट करना है वो आपने टाइम नोट करना है कि मार्केट आपके जोन के अंदर जो ट्रिगरिंग पॉइंट है कि जिस टाइम में मार्केट ने आके आपकी ट्रेड को ट्रिगर किया है या आपके जोन के अंदर मार्केट आई है, वो कौन सा टाइम है। अगर वो टाइम आपका यूं समझ लें कि उसके अंदर अगर नाइट टाइम पे होगा तो वो भी आपके पास रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि अगर मैं नाइट टाइम से ट्रेड के लिए मना करता हूं तो उसकी क्या रीजन है, ठीक है। अगर कोई डे टाइम में है, यूएस सेशन के अंदर है या एशियन सेशन के अंदर है, तो वो जितने टाइम्स होंगे उसके अंदर फिर होगा ये कि आपको एट द एंड इस चीज का जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रेड जो है वो 10 AM पे ट्रिगर हुई थी या ये PM पे ट्रिगर हुई थी। अब उसके अंदर एक के अंदर जो है वो यूएस सेशन है या नाइट क्लोजिंग का टाइम है, और एक के अंदर जो है वो आपका एशियन सेशन है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर जो मार्केट की मूव्स हैं, जितनी बार भी मार्केट ने एशियन सेशन के अंदर इस सेटअप को ट्रिगर किया है, तब मार्केट मैक्सिमम कितने पिप्स जो है वो देती रही है, या एक एवरेज कितने पिप्स तक मार्केट की कैपेसिटी है पिप्स देने की। और इसी तरह से अगर मार्केट लंदन सेशन में या यूएस सेशन में आती है तो उसके अंदर मार्केट का क्या बिहेव जो है वो इसके अंदर होता है। तो ये चीज जब आप टाइम नोट करेंगे तो इस तरह से भी आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट को जो आपने किसी एक सेटअप के ऊपर तैयार की होगी। तो फिर देखें, जब इतनी डिटेल के अंदर आप किसी चीज को कर लेते हैं तो फिर उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स होते हैं जिससे आप बच जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजों का जो है वो एडवांस में आइडिया होता है। तो मेरा ये चीजें हैं अपने पास जो है वो नोट करने के हवाले से। फिर इसके अंदर एक चीज और भी होती है, यानी कि इसके अंदर जो है वो करने के लिए कि आप इसके अंदर जो है ना वो एक
मतलब ये है कि कितनी डिटेल के अंदर आप करना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर आपको बताना चाहूं तो मैं इसके अंदर 2-3 कॉलम्स और भी ऐड कर सकता हूं जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। तो वो फिर होता है, ये तो है मेन जो अभी मैंने आपके साथ जितनी चीजें शेयर की हैं। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर मिस रूल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर मार्केट आई थी वो अगर कितने पिप से, अगर तो वो फॉर एग्जांपल 10 पिप से मिस करके जोन को मार्केट रिवर्स हो गई है, दोबारा आती है और आके वो जोन को रिस्पेक्ट देती है कि नहीं देती, तो आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं कि इस वाले जो है, जो आप क्या कहते हैं कि एग्जांपल को नोट कर रहे हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो 50 पिप्स का जोन है और फिर उसके अंदर जो है वो मिड से मार्केट जो है वो गई है और इतना मार्केट अपोजिट आके गई है और फिर उसके अंदर इतने पिप्स मार्केट ने चलाए हैं और इस टाइम पे आई है। लेकिन इस सेटअप के अंदर फर्स्ट टाइम मार्केट 10 पिप्स से मार्केट रिवर्स हुई थी या 5 पिप्स से मार्केट रिवर्स होकर पहली बार 40 पिप्स 50 पिप्स डाउन साइड पे गई थी और उसके बाद सेकंड टाइम आके इसने जोन को एसएल दिया है, ये इसको टीपी दिया है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है नोट करने के लिए, आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो आफ्टर बीई नोट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं कि बीई करने के बाद मार्केट जो है वो इस जोन को कितना चलाती है। तो ये दो चीजें जो है वो एक्स्ट्रा, अगर आप करना चाहें आपके लिए आसानी हो तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो किसी भी जोन का मिस रूल होता है वो 3-4 पिप वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी आपको बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं, कोई परफेक्शन लेके आना चाहते हैं कुछ चीजों में, तो आप इस कानून को ऐड करके इसके अंदर भी अपनी चीजों को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में जो लास्ट में जो चीज आपने नोट करनी होती है अपनी बैक टेस्टिंग के अंदर, वो ये होता है कि आपने देखना है कि इसका TPSL क्या है, रिजल्ट इसका एट द एंड क्या है। अगर तो वो आपका फर्स्ट TP 40 पिप का आप जो है वो 4 है उसके अंदर से, तो आप फिर आप उसको TP काउंट कर लेंगे। अगर मार्केट जो है वो, अगर आप 60 पिप्स का फर्स्ट टीपी चाह रहे हैं और मार्केट 50 पिप्स के बाद रिवर्स हो जाती है 40 पिप्स के लिए, तो फिर आप उसको अपने यहाँ पर एसएल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि टीपी या एसएल का जो रूल है वो आपने मतलब कि अपने उस सेटअप के हिसाब से जो देखना होता है। जो मैंने अपने हिसाब से नोट किया हुआ है वो चीजें जब मैं आपको सेटअप बताता जाऊंगा तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपने टीपी क्या देखना है और एसएल आपने जो है वो कितना देखना है। और बाकी अदरवाइज जो एक यूं समझ लें कि एक वैसे ही जो आप कर सकते हैं वो वही है जो एक स्टैंडर्ड चलता है। आपको बताया हुआ है कि 40 पिप का जो है वो एसएल है और टीपी जो है वो फर्स्ट 40 पिप का है और सेकंड 70 पिप्स का जो है वो टीपी है। तो जब मार्केट इन डेज के अंदर थोड़ी फास्ट है तो उसके अंदर फिर 40 पिप्स जब मार्केट देती है तो बहुत ही नॉर्मल होते हैं और मार्केट जो है वो इसके अंदर 100 पिप्स तक भी मूव कर जाती है, 80 पिप्स तक भी मूव कर लेती है। तो जो पहले आज से 6 मंथ पहले की बैक टेस्टिंग होती थी या यूं समझ लें कि 1 साल पहले की बैक टेस्टिंग थी, उसके अंदर ये चीजें थोड़ी सी एसएलटीपी के हवाले से और तरह से वर्क करती थी। आज की डेट में मार्केट जो है वो फास्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी चीजों को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह मार्केट जो है वो अपोजिट क्या उसको कहते हैं 20 पिप्स 30 पिप की अगर उसने विक लगानी हो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो टीपी देने पे आए तो वो 100 पिप्स की मूव भी उसके लिए जो है वो बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जब मार्केट थोड़ी स्लो होती थी तो मार्केट अपोजिट जब आती थी तो फिर पता लगता था कि मार्केट अब अपोजिट आ रही है, फिर वेट करना पड़ता था उसका, फिर मार्केट 10 पिप अपोजिट आती थी, फिर रिवर्स हो जाती थी। तो फास्ट मार्केट के अंदर ये वाला एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज हो सकता है। इसको जो है वो अपने हिसाब से आपने जो है वो देख लेना है। तो ये जितनी चीजें अब आपको मैंने बताई हैं कि बैक टेस्टिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है, वो आप तमाम लोगों को आई होप के समझ लगी होंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से डिटेल के अंदर जो है वो मैंने बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब इसके बाद इन बेसिक चीजों के बाद जो सेकंड चीज के ऊपर जो है वो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये चीज है कि देखें, ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको पहले से पता होना जरूरी है। इस वजह से मैं ये चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल इतनी बैक टेस्टिंग की है,
इतने सेटअप्स के ऊपर काम किया है और कंसिस्टेंसी के साथ इसके ऊपर करता हुआ आ रहा हूँ, और आप जितने भी मेंबर्स हैं उनको इस चीज़ का ऑलरेडी आइडिया है। और फिर इसी तरह से क्योंकि मैंने स्टार्ट में मेरे साथ जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऐड हुए थे, उनका काम भी बैक टेस्टिंग था और आज की डेट में भी वो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाहर उनका कोई जहान ही नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब इतनी बैक टेस्टिंग, इतनी चीज़ें जब आप देखते हैं तो वो फिर सारा एक जो है वो एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं कोई चीज़ आपको जो है बता रहा हूँ कि इसके अंदर जब भी किसी भी ट्रेडर को कोई भी किसी भी क्या कह रहे हैं उसको सेटअप के ऊपर अगर वो काम कर रहा है, चाहे वो किसी स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं, किसी सेटअप की बात कर ले, स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे तो इनगल्फिंग एक अलग स्ट्रेटजी है, फिर इसी तरह से आपकी एसएमसी एक अलग चीज है जिनके रूल्स अपने अपने अलग अलग हैं, ठीक है। तो और फिर इसी तरह से आईसीटी के कुछ रूल्स और होंगे, फिर इसी तरह से कोई अगर प्योर प्राइस एक्शन यानी कि वो पुराने वाला प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर कर रहा है तो उसके रूल्स जो है वो अलग होंगे। अब जब भी कोई अपनी स्ट्रेटजी को कोई भी ट्रेडर जो है वो चेंज करता है, आपको ये पता होना चाहिए उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। अगर मैं इनगल्फिंग के ऊपर जो है वो काम करता हूँ, मुझे मार्केट के अंदर ऐसा टाइम भी आया है कि जिसके अंदर मार्केट ने जो है वो एक वीक के अंदर 4 से 5 एसएल भी दिए हुए हैं, और ऐसा टाइम भी आया है कि जिसके अंदर मार्केट ने एक दिन के अंदर 10+ टीपी भी दिए हुए हैं। तो ये पूरा मार्केट का जो है वो हिस्सा है। अब इसके अंदर जब भी कोई ट्रेडर कोई स्ट्रेटजी को चेंज करता है या वो शिफ्ट होता है एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सिंपल सी रीजन है, और वो यही है कि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब उसको किसी स्ट्रेटजी के ऊपर रिजल्ट नहीं मिलता जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो वो डेफिनेटली उसको चेंज करने की कोशिश करता है या किसी न्यू स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो जंप करने की कोशिश करता है। और फिर उसके अंदर क्या होता है, और उसके अंदर नहीं मिलता, फिर वो आगे किसी और स्ट्रेटजी में चला जाता है, फिर किसी और वो समझता है कि इसमें नहीं, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें नहीं, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और इस तरह का जब माइंड सेट डेवलप होता जाता है वो कहीं पर भी नहीं टिकता, और वो चेंज करता रहता है और कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। इसकी निस्बत ऐसा जो ट्रेडर है जो किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर अपने आप को फिक्स कर लेता है और उसके ऊपर काम करता रहता है, चाहे रिजल्ट्स कहीं पर बहुत अच्छे आ रहे हैं और कहीं पर बहुत अच्छे नहीं भी आ रहे, यानी कि बहुत बुरे आ रहे हैं, इस तरह से आप कह लें इसको, लेकिन फिर भी वो अपने उन मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करता है कि कहां पे मार्केट ने मुझे डॉज किया या कौन सा सेटअप मेरा नहीं चल रहा, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा स्टॉप ले लेता है ट्रेडिंग के अंदर, तो फिर चीजों को रिवाइज करता है, दोबारा से बैक टेस्टिंग करता है। कुछ चीजों इतनी बैक टेस्टिंग जब की होती है ना किसी ने भी, उसके लिए न्यू रूल्स को समझना कोई मुश्किल नहीं होता। जब आप इतनी डिटेल के अंदर इतने सेटअप्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, फिर अगर आगे जाके कोई सेटअप थोड़े से अपने रूल्स चेंज करता है या रिस्पेक्ट नहीं देता, ये चीजें चेंज होती है ना, तो आपको खुद समझ लग जाती है कि इस टाइम ये चीज काम नहीं कर रही, इसको अवॉइड करके इस चीज के ऊपर काम किया जा सकता है, ये कर रहा है। एक टाइम होता था, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, इसके अंदर कुछ ऐसे सेटअप्स होते थे कि जिनको क्या उसको कहते हैं कि कैंडल बाय कैंडल उनको चला के, यानी कि रीप्ले की मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं चार्ट को जो है वो रिवर्स कर लेता हूं, मैंने जो है वो चार्ट को रिवर्स किया और उसके बाद मैंने उसको जो है वो चलाना शुरू किया। अब मैं उसको कैंडल बाय कैंडल जो है वो आगे मूव करता जा रहा हूं, उसको जो है वो चलाता जा रहा हूं। इस तरह से भी कुछ सेटअप्स को की मार्किंग जो है वो गलत हो जाती थी, यानी कि एक एक कैंडल को भी चलाते हुए। और फिर एक टाइम ऐसा आया काम कर करके कि जब आपके पास इस तरह से चार्ट होता है तो एक नजर देख के पता लग जाता है कि कहां पर कौन सी चीज पड़ी हुई है, कहां पे कौन सा सेटअप कंप्लीट हो रहा है, कहां पे कौन सा सेटअप नहीं जो है वो चलेगा, टेस्टेड पड़ा हुआ है, तो मार्किंग की भी जरूरत नहीं होती। तो ये चीज डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना काम करते हैं, उसके ऊपर फिर चीजें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो जो भी ऐसे क्या उसको कहते हैं कि ट्रेडर्स हैं जो चेंज करते रहते हैं, बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं, और या क्या उसको कहते हैं किसी एक चीज के अंदर टिक के नहीं रहते, तो फिर उनके लिए चीजें हमेशा न्यू ही रहती हैं। किसी भी चीज के अंदर चले जाएंगे, उसको न्यू से उसके रूल्स होंगे, फिर न्यू से उसकी जो है वो क्या कहते हैं बैक टेस्टिंग होगी, फिर न्यू तरीके से मार्केट को देखने का तरीका उसका डेफिनेटली उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा। तो जब हर बार न्यू नॉलेज वो ऐड करता जाएगा, पुराना नॉलेज भी उसके माइंड के अंदर पड़ा हुआ है, तो फिर डेफिनेटली उसको पूरे चार्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नजर आता जाएगा। सेम जगह पे उसको बाय भी नजर आएगी,
सेम जगह पे उसको सेल भी नजर आएगा, और ये चीज बिल्कुल जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी और वो कभी भी कहीं से भी अच्छी ट्रेड जो है वो नहीं पकड़ सकेगा। तो एक स्ट्रेटजी के अंदर रह के, कुछ सेटअप्स के अंदर रह के, उनके ऊपर काम करके बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है कि उसके ऊपर जो है वो बहुत आसानी के साथ चीजों को इंप्रूव जो है वो किया जा सकता है। तो जब आपके किसी भी स्ट्रेटजी को जिस पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जिसकी वजह से कोई भी ट्रेडर किसी भी स्ट्रेटजी को छोड़ के किसी दूसरी स्ट्रेटजी में जो है वो जंप करता है, उसकी जो रीजन है वो यही है कि उसको उसके ऊपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। और रिजल्ट ना मिलने की रीजन क्या है, इसके ऊपर 99% ट्रेडर नहीं गौर करते कि अगर उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो उस रीजन को फाइंड नहीं करते। उनके लिए ज्यादा आसान होता है कि वो किसी दूसरी जगह पे जंप कर जाए और किसी दूसरी जगह पे, और वो क्योंकि हर बंदा आसानी चाहता है, कौन चाहता है कि और ज्यादा जो है वो माइंड को यूज करे और ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं को स्ट्रगल करे, गौर करे, तो वो आसानी के साथ हर कोई पैसे कमाना चाहता है ना। तो ये एक बड़े सिंपल सी चीज लगती है सुनने में भी और देखने में भी, होता भी ऐसे ही है। तो यही तो रीजन है कि इतने ज्यादा ट्रेडर जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो लूजर है, उसके पीछे रीजन ही है। तो जब आप एक लिमिट तक मार्केट को टाइम देते हैं जो ये मार्केट मांगती है, और किसी सेटअप के फेल होने के बाद जब आप उसके ऊपर काम करते रहते हैं उसके रूल्स को फाइंड, तो डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए आसान होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो टाइम के बगैर और उसको बार बार बैक टेस्टिंग किए बगैर ये चीज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब आपने किसी स्ट्रेटजी को जो है वो चेंज किया, उसकी बजाय आप इस चीज पे अगर गौर कर लेना कि ये चीज काम क्यों नहीं कर रही, किसी नई जगह पे जाके नई स्ट्रेटजी के ऊपर जाके नई चीज लर्न करने की बजाय जो चीज आपने लर्न की हुई है, सीखी हुई है, बैक टेस्टिंग की हुई है, सारा उसके ऊपर टाइम, फोकस, हर चीज आपने जो है वो लगाई हुई है और उसी स्ट्रेटजी के अंदर आपने लॉस भी किया हुआ है, तो यकीन माने वो रिजल्ट निकालना आपके लिए जो है वो ज्यादा आसान होगा, बजाय कि आप एक जगह पे जाके दूसरी स्ट्रेटजी को जो है वो लर्न करने की कोशिश करें। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा काम बनता है कि मैं आपको ये चीज जो है वो आपके माइंड में बिठाऊं और आपको ये चीज बताऊं कि किस तरह से आप जो है वो इनगल्फिंग के ऊपर रह के जब आपको रिजल्ट नहीं भी मिलते तो आपने अपने आप को इंप्रूव करना है, क्योंकि आपने इसके ऊपर अब अगर आप 4 महीने देते हैं, अगले 4 महीने के बाद आप छोड़ के किसी और चीज को 4 महीने देंगे, और उसकी निस्बत जिसने इन 8 मंथ के बाद भी नेक्स्ट 4 मंथ भी वो इसी को देगा, तो उसके और आपके अंदर बहुत फर्क होगा। ठीक है, तो ये बस चीजें हैं समझने वाली कि जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे ना, तो आपने ये चीज करनी है, आपने अपनी ये डायरी ओपन करनी है, रूल्स देखने हैं, कहीं पर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर आपने उन सेटअप्स को दोबारा से बैक टेस्ट करना है और देखना है कि कौन सी चीज किस तरह से जो है वो वर्क कर रही है। ये जहां पे आपने देखा था मार्केट जोन के स्टार्ट से मूव कर रही थी बहुत बार, अब मार्केट के अंदर रूल ये चेंज हो गया कि मार्केट जो है वो जोन के अपोजिट साइड पे जाके जो है वो मूव कर रही है। जहां पे आपको पहले स्टार्ट से टीपी मिलता था, मार्केट उसी जोन के अपोजिट जाके जो है वो रिवर्स आ रही है, तो आप उस तरह से उसके ऊपर जो है वो रूल्स को बना सकते हैं। तो ये वाली चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वजह से ये आपने जब काम करना है तो फिर अपने 100% के साथ जाके करना है, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आज की डेट के अंदर इन तमाम बातों के बाद जो मेरे माइंड में थी और मैंने कुछ अपने पास नोट भी की थी, और मेरे सामने भी एक डायरी पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने ये चीजें जो है वो खुद नोट की कि मैं ये चीजें आपको बताऊंगा कि मैं आपको डायरेक्ट किसी सेटअप के ऊपर जो है वो जंप करवाऊं और मैं आपको बताऊं ये सेटअप है, ये इस तरह से है। जब तक ये इन चीजों के ऊपर मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, हो सकता है कि मेरे बताए हुए सेटअप और आपकी की हुई स्ट्रगल उस तरह से जो है वो फिर उनका रिजल्ट आपको ना मिल सके। तो पहले दिन से अपने आप को इस चीज के ऊपर क्लियर कर ले। आप पिछले 2 सालों से मार्केट में है, कोई 1 साल से मार्केट के अंदर है, कोई 6 मंथ से मार्केट में है, कोई हो सकता है कि मेरी तरह 10 सालों से भी 12 सालों से भी इस मार्केट के अंदर हो, ठीक है, और अभी तक वो शायद जो है वो इसके अंदर किसी अच्छे रिजल्ट की जो है वो क्या उसको कहते हैं कि उसको तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। तो इस वजह से मैंने ये सारी चीजें जो है वो आपको बताई हैं कि जब आपने अब इसके ऊपर जो है वो काम करना है, 4 मंथ कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी टाइम आपको पता भी नहीं लगना है कैसे गुजर जाना है। जहां पे पीछे इतने साल या इतने मंथ आपने जो है वो गुजार दिए, तो ये भी आपके टाइम गुजर जाना है। लेकिन अब इसको भरपूर तरीके से स्ट्रगल करके एवरी जो है वो क्या कहते हैं कि वीकेंड पे मार्केट को टाइम दे के जो है वो चीजों को करेंगे, तो आपको खुद पता लगेगा 4 मंथ के बाद आप किस स्टेज के ऊपर जो है वो खड़े होंगे। मैं आऊंगा, लेक्चर दूंगा, यहाँ पे बोलूंगा, मोटिवेशन दूंगा, चला जाऊंगा।
अगला काम जो है वो आपका है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह किसी बच्चे के लिए जो है वो सबसे पहले ना वो कोई पहली या दूसरी के अंदर क्या उसको कहते हैं कोई बुक उसके जो है वो हाथ में आप दे दे, ठीक है। तो मेरे लिए ये चीजें इसी तरह से हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें होंगी सीखने के लिए। तो मैं तो आपको बता के चला जाऊंगा, प्रैक्टिस आपने करनी है, रिजल्ट इंशाल्लाह जो है वो फिर आपको मिलेंगे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे आपके सामने एक जोन को जो है वो मार्क करने लगा हूं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक जोन है, सबसे बेसिक के ऊपर जो है मैं इसके ऊपर कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये ग्रीन जोन जो है वो जब हम इसको मार्क करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हम इसको कह लेते हैं कि भाई ये जो हमने मार्किंग की है वो इनगल्फिंग बाय की जो है वो मार्किंग की है, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब मैं पूरी कैंडल्स बना के बताऊं तो आप बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी ये चीजें पता है, तो उसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन चले फिर भी पहली क्लास है तो ये चीजें भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर इस तरह से ले लेते हैं। अब आपके पास जो है वो कोई भी कैंडल है जिसके अंदर आपने इनगल्फिंग बाय है, इनगल्फिंग बाय के अंदर आपने उसकी मार्किंग की हुई है, और ये अब आपके पास जो है वो जोन आ गया एक। अब इस जोन के ऊपर अच्छा, अब इस जोन के ऊपर सबसे स्टार्ट से जो हमने करना है ना वो इस जोन से करना है ना, इनगल्फिंग बाय होगी या इनगल्फिंग सेल होगी। जब कोई भी इनगल्फिंग कैंडल जो है वो क्रिएट होती है, जब कोई भी इनगल्फिंग बाय बनती है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम की है, अब अगर वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम की होगी तो जाहिर सी बात है उसकी एक्यूरेसी चलने की वो एक्यूरेसी एक अलग चीज होती है, पोटेंशियल जो है वो एक अलग चीज होती है, कि दोनों चीजें जो है वो अलग अलग है। अगर एक्यूरेसी जो है वो 50% है, लेकिन जब भी 50 टाइम मार्केट चलती है वो तो वो अच्छा चलती है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो वो टाइम फ्रेम के लिहाज से जाहिर सी बात है वो चीजें अलग अलग तरह से काम करेगी। अब इसी के ऊपर अगर ये H1 की है तो इसके ऊपर रिजल्ट्स कुछ और तरह से मिलेंगे, फिर यही अगर आपके पास जो है वो H4 की है इसके ऊपर रिजल्ट्स कुछ और होंगे, डेली की है रिजल्ट कुछ और होंगे, ट्रेंड कुछ और होगा, मार्केट की मूवमेंट जो है कुछ और होगी। तो बात यह है कि जब कोई भी इनगल्फिंग जो है वो बनती है, अब इनगल्फिंग बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको पता है कि इनगल्फिंग क्रिएट होने के बाद मार्केट को हम जिस चीज के ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है, बात भी की है, वो ये है कि हम इसके एक्सपेरिमेंट का वेट करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट होगा, मार्केट आएगी जोन के अंदर तो हम इसके ऊपर जो है वो ट्रेड लेंगे। कुछ चीजें इस तरह की हैं कि जो आपने सिर्फ मुझसे सुनी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या हो सकती है, उसकी लॉजिक क्या हो सकती है, जब वो चीजें आपको पता लगेंगी तो हो सकता है कि आपको पता भी हो, जिनको नहीं पता उनको पता लगेंगी तो उनके लिए आगे जो रूल्स को बनाना है वो उनके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। तो इसके अंदर सिंपल सी जो रीजन है वो ये होती है कि हम ये चीज देखते हैं कि अगर एक इनगल्फिंग बाय बनने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर स्टे कर रही है तो इसका हम सिंपल मतलब ये लेते हैं, ठीक है। आप अपनी लॉजिक बना सकते हैं, मेरी जो लॉजिक है इसके ऊपर मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जब मार्केट इनगल्फिंग बाय बनाने के बाद अप साइड पे रहती है, ठीक है, इस जोन में दोबारा आने से पहले, उसका एक सिंपल मतलब यह है कि यहां पर जो बायर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, इस इनगल्फिंग बाय के अंदर वो इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स थे कि उन्होंने मार्केट को जो है वो अप साइड पे भेज दिया। अब अगर उन्होंने मार्केट को अप साइड पे भेज दिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। ये सिंपल इस चीज की जो है वो निशानी है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट जो है वो इनगल्फिंग बाय बनाती है, और इनगल्फिंग बाय बनाने के बाद मार्केट जो है वो फौरी तौर पे वापस आ जाती है जोन के अंदर, अगर वो दोबारा से वापस आ रही है इस जोन के अंदर, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग नहीं थी। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग होती, जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन के साथ किसी स्ट्रॉन्ग उसके बाद जो है वो इनगल्फिंग क्या उसको कहते हैं कि वो कंप्लीट करती है, और फिर मार्केट जो है वो वहां से अगर मूव करती है तो मार्केट अप साइड पे जो है वो निकल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स है। अगर मार्केट फौरी तौर पे जोन के अंदर आ जाती है और फिर उसी तरह जोन के अंदर जो है वो कुछ टाइम स्टे करने के बाद उसको ब्रेक कर देती है या फिर अप साइड पे जाती है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इसके अंदर उतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग
इस जोन के अंदर जो है वो नहीं थी। अब वो यहां से अगर दोबारा से रिवर्स होती है, अप साइड के लिए जाती है, या तो इंगल्फिंग बाय बना के जाएगी। अगर इंगल्फिंग बाय नहीं बनाती तो इसका मतलब है कि फिर वो इसको टेस्ट करके चली जाएगी। तो फिर दोनों कंडीशंस के अंदर अब जो है वो उस जोन का जो रिजल्ट होगा वो मुख्तलिफ होगा ट्रेड करने के लिए या बैक टेस्टिंग करने के लिए, जिस तरह से भी है। तो हम बेसिक की इंगल्फिंग की अगर यहां पर जो है वो बात कर रहे हैं तो वो यही चीज है कि अब इंगल्फिंग बाय मार्केट ने जो है वो बनाई है, और इंगल्फिंग बाय बनाने के बाद अब साइड पे मार्केट निकल गई। ये जोन बिल्कुल आपका फ्रेश है, किसी भी इंगल्फिंग बाय को आप मार्क कर लें, ठीक है। अब ये जोन उसका जो है वो फ्रेश है और मार्केट अप साइड पे निकल गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एरिया है ये ट्रेड के लिए हमारे पास अच्छा एरिया है फ्यूचर के अंदर, और इसके अंदर जो है वो हम ट्रेड को देखेंगे। इसलिए एक्सपेरिमेंटल इंगल्फिंग स्टार्ट के अंदर आगे जाके कुछ ऐसी आपके सामने जो है वो एग्जांपल्स आएंगी कि जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल इंगल्फिंग से हट के भी आपको पता होगा कि आपने इस इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी। लेकिन सबसे स्टार्ट के अंदर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने जिस चीज के ऊपर काम करना है, जिस चीज की बैक टेस्टिंग करनी है, सबसे स्टार्ट में है जिस चीज को समझना है वो ये है कि ऐसी इंगल्फिंग जिसके बनने के बाद मार्केट अप साइड पे निकल जाती है और मार्केट जाके जो है वो स्टे करती है। यानी कि अगर आपने उसको मार्क किया हुआ है, मिनिमम H1 की कैंडल को ले लें, ठीक है, या आप 30 मिनट की कैंडल को भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी मार्केट जो है वो इस टाइम फास्ट है तो 30 मिनट की कैंडल भी अच्छी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो उसको भी ले सकते हैं। इन दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर सिर्फ ऐसी वाली इंगल्फिंग को जो है वो आप ले लें कि जिसके अंदर मार्केट ने इंगल्फिंग बनाई हो और मार्केट जो है वो अप साइड पे चली गई हो, और उसके बाद फिर जब मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो मार्केट क्या करती है। अब उसके अंदर अगर आपके पास जो है वो H1 की है तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट का आप वेट कर लें, जैसे 7 to 8 जो है वो आवर्स का वेट कर लें। अगर वो 30 मिनट की है तो डेफिनेटली फिर भी आप जो है वो कम से कम क्या उसको कहते हैं 5 घंटे का जो है वो वेट कर लें। अगर उसके बाद मार्केट आती है तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो उसका क्या उसको कहते हैं कि बिहेव देखें कि ऐसी इंगल्फिंग के ऊपर जो है वो मार्केट का बिहेव क्या होता है, और मार्केट इस तरह वाली इंगल्फिंग के ऊपर कहां से जो है वो मूव करती है। और फिर एक सेकंड जो चीज होती है वो ये होती है कि जिस तरह से एक इंगल्फिंग जो है वो मार्केट ने बनाई है, और होता क्या है कि मार्केट इंगल्फिंग बाय बनाने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल आती है, इस जोन को जो है वो टेस्ट करती है, और उसके बाद फौरी तौर पे मार्केट जो है वो अप साइड पे चली जाती है। लेकिन जब इसको थोड़ा सा मार्केट इस तरह से टेस्ट करके जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो नेक्स्ट कैंडल होती है, ठीक है, टेस्ट करने वाली जो कैंडल होती है वो कैंडल भी सेम कलर की बन जाए, यानी कि अगर ग्रीन है इंगल्फिंग बाय है तो ग्रीन बन जाए, यानी कि एट द एंड जब वो क्लोज हो तो वो बाइंग क्या उसको कहते हैं कि मोमेंटम या पोटेंशियल के साथ जो है वो क्लोज होनी चाहिए, और इस तरह से क्लोज हो। तो फिर अगर वो रेड करके क्लोज होगी तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 घंटे की थी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है 30 मिनट की, उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था, सॉरी H1 की कैंडल, उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था और वो रेड क्लोज हुई है, तो फिर हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये जोन जो है वो टेस्ट हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो H1 की कैंडल है, ग्रीन है, और अगली कैंडल भी जो है वो टेस्ट करके ग्रीन क्लोज होती है, तो तब भी आप इसके ऊपर जो है वो रिजल्ट को देखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर बैक टेस्टिंग के अंदर जब आप देखेंगे, आप मैक्सिमम इसके अंदर एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ये चीज नोट कर सकते हैं कि ये टेस्टेड कैंडल थी या विदाउट टेस्ट मार्केट ने इसको किया है। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये चीज हम बैक टेस्टिंग के अंदर नोट जो कर रहे हैं कि ये टेस्ट करके मार्केट गई थी या विदाउट टेस्ट किए मार्केट जो है वो इसको चली गई है, तो वो ये टेस्ट सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर होगा। इसके अंदर कोई नई चीज आप ऐड ना कीजिएगा कि पता लगे यहां से रेड थी उसको भी आप टेस्ट काउंट कर रहे हैं, यानी कि रेड कैंडल बना के मार्केट ऊपर गई है फिर भी आप उसको टेस्ट कंसीडर कर रहे हैं इसी वाली कैंडल को, या मार्केट जो है वो 1-2 कैंडल छोड़ के आके फिर इसको विक लगा के गई है, तो फिर यानी कि वेरी नेक्स्ट कैंडल हो और वो ग्रीन कैंडल ही बने, ठीक है, तो फिर उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये मार्केट जोन को टेस्ट करके गई है या विदाउट टेस्ट किए हुए गई है। तो इन डेज के अंदर पिछले 6 मंथ की आप बैक टेस्टिंग को लेंगे, यानी कि जनवरी से इसकी बैक टेस्टिंग अगर आप करेंगे तो आपके पास ऐसी कैंडल्स जिसके ऊपर मार्केट 3 जो है वो कैंडल क्लोज करके आ जाती है, ये 4 कैंडल्स क्लोज करके जो है वो वापस उसी जोन के अंदर आ जाती है, उसके ऊपर भी बहुत सारी आपको इस तरह की भी क्या कहते हैं एग्जांपल मिलेंगी कि जिसके ऊपर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी होगी। यानी कि हम तो जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं वो 7 से 8 कैंडल्स की कर रहे हैं ना,
ऐसा नहीं होता। मार्केट यहाँ पर 3-4 कैंडल क्लोज करके दोबारा जोन के अंदर आकर रिस्पेक्ट दे जाती है, ऐसी कैंडल भी मिलेगी तो उसको जो है वो आपने अपने पास नोट नहीं करना। आप सिर्फ उसी को करें जो एक एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट जो है वो करके आती है। एक्सट्रीम तो फिर वही होता है जो जितना बड़ा हो जाए, जितनी देर के बाद है, लेकिन मिनिमम हमारे लिए एक्सट्रीम यही है कि इतने टाइम के बाद मार्केट जोन के अंदर है और फिर हम उस जोन को जो है वो ट्रेड के लिए देखेंगे। उसको फिल्टर किस तरह से करना है, कौन सा एरिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारी कहानी बात की है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक चीज ये है। और इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब कोई भी इनगल्फिंग बनती है, इनगल्फिंग बाय बनती है या इनगल्फिंग सेल, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो कैंडल को मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दे दी वन टाइम, ठीक है। अब मार्केट रिस्पेक्ट देके या तो इसके ऊपर नए हाई की तरफ मार्केट निकल जाएगी और सम टाइम क्या होगा कि मार्केट नए हाई की तरफ नहीं जाएगी, मार्केट यहां से आके जो है वो जोन को ब्रेक कर देगी, सही है। अच्छा, अब इसके पीछे अगर मार्केट किसी भी इनगल्फिंग को जो है वो ब्रेक करती है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, हमने उन पॉसिबिलिटीज को देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये वाली जो कैंडल है वो मार्केट जो है वो ब्रेक कर दे। यानी कि जो इनगल्फिंग बाय बनी थी उसको रिस्पेक्ट वन टाइम दिया, अब मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, या यूं समझ लें कि बहुत कम रिस्पेक्ट के बाद ब्रेक किया, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनको ब्रेक करने की। सबसे पहली जो चीज है वो तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा बड़ा फंडामेंटल होगा वो इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। आपकी एफओएमसी आ गई, आपका सीपीआई आ गया, आपका कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऐसा डाटा आ गया जो रूटीन से बहुत ज्यादा हटके उसके नंबर्स हुए, तो डेफिनेटली मार्केट इतनी फास्ट अगर मूव करती है या वो एक ही स्पाइक के अंदर उसको एकदम से इस तरह से करके ब्रेक कर दे, या जैसे भी, मतलब जितने बड़े फंडामेंटल्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं, और वो कोई आप काउंट कर सकते हैं 6, 7, 8 है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी जो रूटीन के फंडामेंटल्स होते हैं उनके लिए बस इतना ही काफी होता है कि मार्केट जोन से अगर कोई 100 पिप्स तक जो है वो दूर खड़ी हुई है या 120, 150 पिप्स दूर खड़ी हुई है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये चीजें बहुत जो है वो बैक टेस्टिंग के अंदर हमने नोट की हुई है, तो इस वजह से ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज जो इसका टेक्निकल साइड पे जो इसकी रीजन है हम उसको डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल तो एक ऐसी रीजन है जो सबके लिए जो है वो उसको आइडिया है इस चीज का कि वो किसी भी तरह से अनएक्सपेक्टेड मूव देके जोन को ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा जो रीजन हो सकती है वो क्या हो सकती है, बड़ी सिंपल सी चीज है, वो ये है कि आपका ये जो जोन है इसी सेम जोन के यहां पे जाके, ठीक है, बिल्कुल इसके जो है वो सामने जाके मार्केट एक ऐसा जोन बनाए कि जिसके अंदर चाहे हम पीछे से उसको जो है वो मार कर लें, चाहे यहां से कर लें, वो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं इस तरह से बताने लगूंगा तो हो सकता है कि 4 से 5 से 6 पॉसिबिलिटीज इसकी निकल आए, लेकिन बहरहाल बात यह है कि यहां से मार्केट के अंदर या तो इस जगह पे डबल इनगल्फिंग बन जाए, ठीक हो गया, मिनिमम इसी सेम टाइम फ्रेम की, ठीक है, यहां पे आपके पास जो है वो इनगल्फिंग सेल लो, फिर इस जगह पे जो है वो इनगल्फिंग सेल लो। अब डबल इनगल्फिंग सेल है और एक साइड पे सिंगल इनगल्फिंग सेल है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसके अंदर 90% ऐसे चांस हो सकते हैं कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देते हुए जो नीचे से इनगल्फिंग बाय है इसको मार्केट ब्रेक कर दे, क्योंकि ऊपर से हमारे पास डबल इनगल्फिंग सेल है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट क्या करे कि यहां पे अगर मार्केट ने कोई इनगल्फिंग क्या उसको कहते हैं कि बनाई थी इनगल्फिंग बाय, ठीक है, नीचे भी आपके पास जो है वो इनगल्फिंग बाय बनी थी, यहां पर भी जो है वो मार्केट ने क्या किया कि एक इनगल्फिंग बाय आके यहां पर बना दी थी। अब मार्केट क्या करती है, उस इनगल्फिंग बाय को जो है वो ब्रेक कर देती है। यानी कि ये तो है एक्सपेरिमेंटल, इस वजह से इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इसको ब्रेक के लिए। ये वाली जो है ये विदाउट एक्सपेरिमेंट है। मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बनाई और इनगल्फिंग बाय बनाने के बाद मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया इस इनगल्फिंग बाय को, तो आपको इस चीज का अलार्मिंग यानी कि हो जाएंगे या टेंशन हो जाएंगे, अलार्मिंग तो शायद नहीं, लेकिन ये कि आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बना के ब्रेक की है। अगर मार्केट ने यहां से अपसाइड पे मूव करना होता, ये जो इनगल्फिंग बाय बनाई है, तो फिर मार्केट यहीं से ही अपसाइड पे मूव करती, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये सेम जोन जो है वो ब्रेक होने के बाद अपोजिट साइड पे यूज होके मार्केट आके इसको ब्रेक कर सकती है, ठीक हो गया। तो कोई भी कैंडल अगर ब्रेक होती है, जिस तरह के H1 की कैंडल है,
आप दो तरीके से उसको देख सकते हैं, या तो सेम टाइम फ्रेम के अंदर क्या उसको कहते हैं कि अपोजिट साइड पे डबल इनगल्फिंग आ जाए, या ब्रेक सेटअप आ जाए, या उस टाइम फ्रेम से बड़े वाला सेटअप जो है वो सिंगल आ जाए। ठीक है, जिस तरह ये आपका जो है वो नीचे से H1 है, ऊपर से जो है वो आपका H4 का सेटअप बन गया हुआ है। नीचे से H4 नहीं है, नीचे से आपका कौन सा सेटअप है, सॉरी, नीचे से जो आपका सेटअप है वो H1 वाला है, ऊपर से जो है वो H4 का जो है वो सेल के लिए बन गया हुआ है इस तरह से। ये समझ लें कि हमने किसी भी कैंडल को जो है ना वो मार किया हुआ है जो इनगल्फिंग सेल वाली है। तो बस इसको समझ लें, मैं कैंडल्स को क्या मार्क करता जाऊं बाकी इस तरह से। तो ये 2 से 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी एक कैंडल के ब्रेक होने के लिए। सही हो गया। अगर उसका कोई अपोजिट साइड पे कोई उसका इतना स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं कि वो कैंडल नहीं पड़ी हुई, तो फिर डेफिनेटली मार्केट क्या करेगी कि यहां पर आके अगर कोई कैंडल बनाती भी है तो H1 की इनगल्फिंग सेल मार्केट उसको भी ब्रेक कर सकती है। तो दोनों सेम टाइम फ्रेम होंगे, तो इसलिए जो कोई भी इनगल्फिंग बाय बनती है, हमने मैक्सिमम उसकी अगर रेंज को देखना है कि मार्केट कहां पे जा सकती है, तो ये 2-3 चीजें ही हमने देखनी होती है। या तो मार्केट पहले से किसी कोई इनगल्फिंग सेल बनी हुई है, ऊपर पड़ी हुई है, उसके एरिया के अंदर जाके एक नई इनगल्फिंग सेल बना दे। ठीक है, तो भी पॉसिबिलिटी है मार्केट उसको टेस्ट करके नीचे आ सकती है, क्योंकि नीचे से सिंगल टाइम फ्रेम है, सिंगल सेटअप है, ऊपर से सेम टाइम फ्रेम है लेकिन डबल सेटअप है। और दूसरी चीज क्या है कि मार्केट ऊपर जाके इनगल्फिंग बाय बना के उसको ब्रेक कर दे, तो इसका मतलब है कि उस ब्रेक को रीटेस्ट करके मार्केट जो है वो इस सेटअप तक आ सकती है डायरेक्ट, यानी कि इसको भी ब्रेक कर सकती है क्योंकि ऊपर से उसने इनगल्फिंग बाय को ब्रेक किया है, अगर तो सेम सेटअप है। ठीक है, अब इसी तरह से एक ये कंडीशन है कि नीचे से इनगल्फिंग बाय है, ऊपर से सेल जो है वो H4 का पड़ा हुआ है, नीचे से H4 नहीं है, नीचे से H1 नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाला टाइम फ्रेम जो है वो ज्यादा है। तो जब हम होल्डिंग के लिए जाते हैं ना किसी भी सेटअप के अंदर, ये तो मैंने आपको अभी बड़े टाइम फ्रेम की एग्जांपल दी है। मेरी जितनी होल्डिंग होती है, जितनी मेरे पास जो है वो ट्रेड जो है वो मैं लेके चल रहा होता हूँ कुछ क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, तो लॉन्ग टर्म से मतलब ये कुछ जो है वो ज्यादा पीपल्स को जो मैं होल्ड कर लेता हूँ, उसके पीछे यही चीजें मैं स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो देखता हूं। सही है, तो जिसके अंदर इस चीज का आइडिया हो जाता है कि कहां तक मार्केट मैक्सिमम जो है वो मूव कर सकती है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस वजह से 80% तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो फिर जिस तरह से चीजें देखी होती हैं, जो चीजें मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, यही चीजें जब जाहिर सी बात है कि हम किसी सेटअप के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारी होल्डिंग 100 पिप्स से लेकर 150 तक की प्लानिंग है कि यहां तक हमने होल्ड करना है, तो भी डेफिनेटली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर फिर यही तमाम चीजें जो है वो रीड करनी पड़ती है। ये चीजें आगे जाके भी जो है वो हम इसको रिवाइज करते जाएंगे दोबारा और इसकी लाइव एग्जाम्पल को देखते जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमें चीजों का जो है वो आइडिया हो जाएगा। लेकिन इन्हीं चीजों को देखते हुए ही आपको पता लगता है कि मार्केट की जो मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती है वो कहां तक जो है वो हो सकती है। अब सिंपल सी इसके अंदर जो चीज है वो ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसको मैं रिवर्स किया हुआ इसको ले लेता हूं। अब हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे कि ये वाला जो डेली की इनगल्फिंग बाय थी इसकी, ठीक है, ये जो डेली की इनगल्फिंग बाय थी इसके अंदर जब मार्केट, अच्छा अब इसके अंदर यहां से लेता हूं ज्यादा आसानी से समझ आएगी। अच्छा, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये इनगल्फिंग बाय है, अब ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर है, लेकिन वही वाली एग्जांपल जो मैं आपको H1 के अंदर दे रहा था वो स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम पड़ा हुआ है डेली के अंदर, तो वो चीज यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। अब जिस तरह ये इनगल्फिंग बाय बनी, मार्केट अप साइड पे चलेगी, सही है। अब उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल बनती है, अब नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है लेकिन उसने आके जोन को आपके टच नहीं किया, ठीक हो गया, अब उसने जोन को टच नहीं किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी मार्केट ने जोन को टच नहीं किया। अब यहां पर क्या सीन है,
इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे कि जिस तरह हमें स्मॉल टाइम के अंदर, सही है, जिस तरह में स्मॉल टाइम के अंदर, जिस तरह H1 के अंदर हम कहते हैं कि 7 to 8 आवर्स का जो है वो एक्सपेरिमेंट हो, H4 है तो उसके अंदर कम से कम 2 कैंडल्स का जो है वो एक्सपेरिमेंट हो जाए, फिर इसी तरह से उससे स्मॉल टाइम फ्रेम के अगर कैंडल्स है तो उनके भी यानी कि उस टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ ना कुछ जो है वो आवर्स का जो है वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जिस तरह अगर हम डेली के ऊपर आते हैं, डेली के ऊपर इस तरह वाली कंडीशन के अंदर अगर एक दिन का भी एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो वो भी इनफ होता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है डेली टाइम फ्रेम है और इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो टाइम फ्रेम है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि मार्केट ने इसको जोन को टेस्ट नहीं किया, मार्केट अब इस जोन के ऊपर है, 3 दिन का एक्सपेरिमेंट हो गया, सही है। अब क्या है कि मार्केट चौथे दिन उस सेम जोन के अंदर जो है वो दोबारा से आई है। अब यहां से इसको देखते हैं, जो चीज मैं आपको बताने लगा था वो यही था कि अब इस तरह से ये, ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट आई है, ठीक है, सेम एरिया के अंदर से मार्केट जो है वो रिवर्स हो रही है इनगल्फिंग बाय के अंदर से, और ये ऐसी वाली इनगल्फिंग बाय है जिसको मार्केट की वेरी नेक्स्ट कैंडल ने टेस्ट नहीं किया था। ये यूं समझ लें कि जिसका एक्सपेरिमेंट हो गया था। ये एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट आपके सामने जो है वो चीज रख रहा हूं कि ये एक चीज यहां पर पड़ी हुई है। अब दूसरी जो कैंडल है वो ये वाली है, ये भी आपकी डेली की जो है वो इनगल्फिंग बाय बन गई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो ये बन रही है, ग्रीन बन रही है। अगले दिन भी पूरा जो है वो मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, बाय का सारी चीजें हैं, लेकिन मार्केट ने यहां पर क्या किया कि इस जोन को टेस्ट करके मार्केट चली गई है। जब मार्केट पहली बार इस जोन के अंदर आई थी, इस वाले जोन के अंदर, तो मार्केट जो है वो बिल्कुल फ्रेश जोन के अंदर आ रही थी, सही है। लेकिन जब मार्केट इस जोन के अंदर नेक्स्ट टाइम यानी कि इसके बाद अब टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट के बाद आ रही है, तो इसका मतलब है मार्केट सेकंड टाइम इस जोन के अंदर आएगी। ऐसे ही है, बड़ी सिंपल, यानी कि ये जो इसने आके टेस्ट किया है, ये सेकंड टाइम मार्केट ने आके जो है वो टेस्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर जिस चीज को हमने देखना है वो ये है कि यहां से जब मार्केट आई है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल मार्केट की जोन के अंदर नहीं आई, 3 दिन का एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर से मार्केट ने अच्छी मूव दे दी। डेफिनेटली यहां पर डबल इनगल्फिंग का भी अपना असर था, लेकिन जो सेकंड वाली इनगल्फिंग थी इसको वेरी नेक्स्ट मार्केट अगर यहां से टेस्ट करके गई है, तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल मार्केट ने वन टाइम मैक्सिमम यहां पर यूज किया है। सेकंड टाइम उसके ऊपर वो आपके सामने है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे जोन कितने पिप्स का है या मार्केट ने 500 पिप्स तक मूव किया है, ये नहीं, आपने सिर्फ कैंडल्स की मूवमेंट को यहां पर गौर से देखना है कि पहले के अंदर क्या सीन हुआ है, सेकंड के अंदर टेस्ट करके गई है, तो ये इसके लिए फिर सेकंड ही कंसीडर होगा, ये फर्स्ट टाइम कंसीडर नहीं होगा। फर्स्ट टाइम वही है कि जिसके ऊपर मार्केट जोन को टेस्ट किए बगैर अपसाइड पे चलेगी, एक्सपेरिमेंट करके जो है वो वापस आ रही है। यही सेम चीज मैं आपको H1 के अंदर बता रहा था, और उसके बाद मार्केट ने उसके अंदर पोटेंशियल उस तरह से नहीं आई, मार्केट ने उस जोन को ब्रेक कर दिया। जब आपकी कोई भी कैंडल, ये तो फिर डेली कैंडल थी ना, इस वजह से इसके अंदर से डबल भी थी, ये मार्केट जो है ये आपको यहाँ पर जो है वो इतनी कैंडल्स का वेट करवाती रही है। लेकिन यही चीज जब आप डेली के अंदर H1 के अंदर देखेंगे तो आपको फिर जो है वो इस चीज का आइडिया होगा कि जब अपोजिट साइड की कैंडल बन जाती है और फिर वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करके मार्केट जा चुकी हुई है और सेकंड टाइम मार्केट जोन के अंदर आ रही है और अपोजिट साइड की कैंडल बना के आ रही है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर मार्केट का बिहेव जो है वो क्या होता है। तो यही रीजन थी बल्कि है कि जिसके ऊपर मैंने होल्डिंग भी की थी इसकी, और प्लस इसके ऊपर जो है वो सेल की ही जोन जो है वो इसके अंदर से शेयर किए थे। मार्केट की क्या उसको कहते हैं कि सेकंड टाइम था, सही है, फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम, ये सारी रिजेक्शन के बाद उसके बाद मार्केट ने आके जोन के अंदर जो है क्लोजिंग दी, और H4 के अंदर आपके पीछे जितने भी सेटअप्स थे H4 के, उन सब के नीचे आके जो है वो इसने क्लोजिंग दी थी। अगर आपको याद होगा कि मैंने जब इस जगह पे मार्केट थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर की थी, अभी मेरी टिकटॉक के ऊपर पड़ी होगी, जब मार्केट इस जोन के अंदर जो है वो फंसी हुई थी, ठीक है, इस जोन के अंदर मार्केट क्या हुई थी, फंसी हुई थी, और ये स्ट्रक्चर यहां तक कंप्लीट था इनगल्फिंग बाय के बाद, आगे इनगल्फिंग सेल यहां तक जो है वो सेटअप कंप्लीट था। ये सिर्फ इतना सेटअप जो है वो उस टाइम मार्केट कंप्लीट करके खड़ी हुई थी कि जिसके अंदर
ये इंगल्फिंग सेल मार्केट ने कंप्लीट की थी और मार्केट जो है वो इस इंगल्फिंग बाय को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, लेकिन इंगल्फिंग सेल को मार्केट जो है वो कंप्लीट करके खड़ी थी। इसी जगह से मैंने आपको बताया था कि कम से कम इसके ऊपर क्लोजिंग का जो है वो वेट करेंगे अगर हमने बाय के लिए दोबारा मार्केट के अंदर जाना है, और अगर सेल के लिए जो है वो हमने जाना है उसके लिए ये एरिया आपके साथ जो है वो मैंने शेयर किया था, मेरी वीडियो पड़ी होगी आप देख सकते हैं। ये वाली आपके साथ जो है वो ब्रेक सेटअप मैंने शेयर किया था कि ये अगर डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो यहां पर मार्केट एक इंगल्फिंग के साथ सेकंड इंगल्फिंग सेल भी मार्केट देगी। नीचे से जो मार्केट को रोक के रखा हुआ है जिस चीज ने अप साइड पे जाने के लिए, ठीक है, वो चीज ब्रेक होगी, ऊपर से डबल इंगल्फिंग सेल बनेगी, तो मार्केट जो है वो फिर हमें कोई डायरेक्शन जो है वो क्लियर होगी। और फिर उसके बाद ये सारा चीज हुई, मंडे को मार्केट यहां पे ओपन हुई। जब मंडे को मार्केट यहां पे ओपन हुई थी ये डबल इंगल्फिंग बाय के साथ थी, लेकिन जिस तरह मार्केट इस जगह से आके रिजेक्शन ले रही थी, ठीक है, ये जो मार्केट ने पूरा स्ट्रक्चर यहां पर ब्रेक करके डबल इंगल्फिंग सेल के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, नहीं हम बाय के अंदर बैठे, यहां पर आने के बाद जो है वो सेल की ट्रेड देखी थी हमने। किसी भी, चाहे आपका कोई भी बेसिक जो है वो सेटअप हो, चाहे आपका कोई भी एडवांस सेटअप हो, उनके अंदर हम अपोजिट साइड की चीजों को इसी तरह देखते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी कि H1 की कैंडल क्यों ब्रेक हो सकती है, अब उसके पीछे दो ही रीजन हो सकती है ना, या तो उसके अपोजिट ब्रेक सेटअप होगा, वो ब्रेक कर वो मतलब कि जो है वो मार्केट को H1 की सिंपल इंगल्फिंग क्या उसको कहते हैं कि अगर वो बाय पड़ी हुई है तो उसको ब्रेक करवाएगा, अगर ऊपर से इंगल्फिंग बाय ब्रेक है तो वो इंगल्फिंग बाय को ब्रेक करवा देगा। अगर क्या कहते हैं कि अपोजिट साइड की डबल इंगल्फिंग बन जाएगी तो तब वो सेटअप को ब्रेक करवाएंगी, ब्रेक करवाती हैं ऊपर से। वैसे भी सेटअप जो है वो कोई अगर डाउन साइड का इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है। ये मैं कुछ एडवांस चीजों के अंदर अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं। बहुत सारे इस तरह के हमारे साथ जो है वो क्या कहते हैं कि होंगे मेंबर्स जिनका बिल्कुल जो है वो स्टार्ट होगा, तो ये चीजें स्लो मैं आगे लेके जाऊंगा तो इंशाल्लाह ये चीजें जो है वो समझ आती रहेंगी। बस सिंपल इन चीजों को आपने जो है वो माइंड के अंदर रखना है कि जब भी कोई इंगल्फिंग बनती है तो वो दो तरीके से बन सकती है। एक तो ये है कि मार्केट के अंदर वो वेरी नेक्स्ट मार्केट उसको टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट करे, और दूसरी ये ऑप्शन हो सकती है कि मार्केट टेस्ट करने के बाद एक्सपेरिमेंट करे। अब अगर टेस्ट करने के बाद सेम कलर की कैंडल के साथ मार्केट क्लोजिंग देती है, यानी कि इंगल्फिंग बाय भी ग्रीन कैंडल के साथ इंगल्फिंग बाय बनी थी और वेरी नेक्स्ट कैंडल टेस्ट करके जोन को वो भी ग्रीन बनती है, तो तब भी हम उस जोन को सेकंड टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू नहीं होगी जो बिल्कुल ऐसी कैंडल की होगी जो बिल्कुल फ्रेश होगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक फर्क जो है ना उसको मैं मजीद क्लियर कर दूं आपको कि ये फर्क आपने जाके बिल्कुल स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर नहीं देखना। स्मॉल टाइम फ्रेम की बिल्कुल मार्केट की जो मूव करने का तरीका है ना वो उसके ऊपर मुख्तलिफ है। अगर आप 5 मिनट में चले जाएंगे, फौरी तौर पे 15 मिनट में चले जाएंगे कि मैं मैक्सिमम ट्रेड इस सेटअप के ऊपर ले लूं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बैक टेस्टिंग के ऊपर आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई चीज रिस्पेक्ट देती है ना, तो वो हमें ये लगता है कि ये चीज इतने टाइम के बाद बनेगी। एक दिन के अंदर हो सकता है कि एक सेटअप मिले, या 2 दिन के बाद एक सेटअप मिले, या वीक के अंदर 4 सेटअप टोटल मिले। तो अगर इसी चीज को मैं स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जाके अप्लाई करता हूं तो हो सकता है कि मुझे इसके अंदर मैक्सिमम सेटअप जो है वो मिल जाए। जहां पे मैंने 4 ट्रेड करने हैं एक वीक के अंदर, तो मैं 40 के करीब ट्रेड कर लूंगा अगर इसी चीज को मैं 15 मिनट में ले जाऊंगा। तो याद रखें कि वो फिर मार्केट इतनी परफेक्ट नहीं चलती। जो आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर परफेक्ट चीजें काम करती हुई नजर आती है ना, वो स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर वैसी नहीं करती। आपको बड़े टाइम फ्रेम में डेली के क्या उसको कहते हैं कि डेली इंगल्फिंग बाय से रिस्पेक्ट मिलती हुई नजर आती है, हर डेली के अंदर से, ठीक है। तो क्या आपको हर 15 मिनट के अंदर से रिस्पेक्ट मिलती है? नहीं मिलती ना। तो इस वजह से अगर आप किसी एडवांस सेटअप को भी जो डेली के डेली कह रहा हूं हाई टाइम फ्रेम के अंदर होगा, हाई टाइम फ्रेम मैं कंसीडर कर रहा हूं इस टाइम H4 H1 को या 30 मिनट को, तो उस चीज को अगर आप 5 मिनट में या 15 मिनट के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीज आप जो है वो आज समझ ले या अपना टाइम वेस्ट करके समझ ले, ये बहरहाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो जितनी चीज आपको बताई है उस चीज के ऊपर जो है वो आप काम करेंगे। इंट्रोडक्शन बेस आप ये एक यूं समझ लें कि एक सेशन था आज के दिन, बहुत सारे लोग जो है वो रिमूव हुए, जिन्होंने दोबारा ऐड होना है
वो ऐड हो जाएंगे तो नेक्स्ट फिर इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और ये जो चीजें, ये बातें जो आपके साथ मैंने शेयर की है, ये आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। और बैक टेस्टिंग का आपको तरीका बताया है, बेसिक चीजें आपको बताई हैं, ये भी मैंने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है कि जब आप किसी सेटअप, जो कोई भी सेटअप आपको मार देता है ना, आपका लॉस होता है, एक लॉस हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, आगे पीछे एक वीक के अंदर 3-4 ऐसे लगे, तो आप बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनका माइंड जो है वो डेफिनेटली लॉस के बाद जो है वो चेंज हो जाता है कि यार ये चीज काम करना ही छोड़ चुकी हुई है, तो इसके ऊपर, इसकी बजाय जो है वो एक नई चीज, एक नई टिकटॉक वीडियो, एक नए तरीके से सिर्फ उतनी ही देखी जितनी उस बंदे ने आपको दिखाई, तो आपका माइंड उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक इमेच्योर तरीका है। अगर आप इस ट्रेडिंग के अंदर नेक्स्ट लेवल पे मूव होना चाहते हैं, स्टिक होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसा लगते हैं तो मार्केट का हिस्सा है, उस चीज को रिफाइन करें। आपने कोशिश ये करनी है कि इस चीज को मैं बेहतर किस तरह से कर सकता हूं, दोबारा से बैक टेस्टिंग करके। मैं जब से आपके साथ ग्रुप के अंदर हूं, या जितने पुराने मेंबर्स हमारे साथ ग्रुप के अंदर है, या इवन के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो चीजें आज से 1.5 साल पहले जितनी परफेक्ट काम करती थी, आज वो उतनी परफेक्ट काम करती हैं नहीं करती। वो उनके रूल्स चेंज हो चुके हुए हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर जब H1 की कैंडल आपकी 40 पिप्स की, 50 पिप्स की बनती थी, आज तो 5 मिनट कितनी बन जाती है, 15 मिनट्स कितनी बन जाती है। तो इस वजह से तो हमारे पास भी ऑप्शन थे। एक तो ये ऑप्शन था कि हम बिल्कुल कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नई चीज, किसी और चीजों के अंदर जाके घुस जाते। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इसी चीज के ऊपर आके इसको जो है बेहतर करके मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, मजीद अपनी चीजों को जो है वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते कि मार्केट के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी है, और उसके रूल निकालते, अपने लिए चीजों को जो है वो आसान करते, या फिर एक जो 2 साल की जो स्ट्रगल की थी वो दोबारा जीरो से करते। तो बहरहाल ये चीजें आपको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपका आज फर्स्ट डे है। जब काम करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग जो पहले दिन मोटिवेट होकर आते हैं, लेकिन जब काम करना पड़ता है तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां पे तो थोड़ा सा तबीयत फ्रेश हो जाती है, और कि जो है वो इतनी स्ट्रगल को मजाक थोड़ी है। तो जब आप करेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। तो अपने मेंटली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के अंदर हम प्रॉपर जो है वो सेटअप के ऊपर आएंगे, उसके रूल्स के ऊपर आएंगे, उसकी बैक टेस्टिंग के ऊपर आएंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज के वेबिनार के अंदर, ये बेसिक डिस्कशन के अंदर, उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इस वेबिनार का फीडबैक आप जो है वो जरूर दीजिएगा। जितने भी यहाँ पर मेरे साथ जो है वो ट्रेडर्स हैं लाइव, आप अपना दीजिएगा। और बेसिक इनगल्फिंग की 2 रूल के साथ सिर्फ बैक टेस्टिंग आपने करनी है। वो H1 की आप करेंगे तो डेफिनेटली 2 महीनों की भी कर लेंगे तो इनफ है, 3 महीनों की कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारी मैक्सिमम एग्जांपल जो है वो आ जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि H1 के अंदर बहुत सारी एग्जांपल पिछले 3 महीनों के अंदर आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको एडवांस सेटअप तो नहीं कर रहे, आप बेसिक के ऊपर कर रहे हैं। तो जब बेसिक के ऊपर करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, जो है ना वो एग्जाम्पल जो है वो फिर बहुत मिल जाएंगे। एक दिन के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल जो है बन जाती है। बहरहाल थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के अंदर इसी मोटिवेशन के साथ, इसी पैशन के साथ और इसी तरह से लर्न करने के लिए जो है वो हम दोबारा से, मैं खुद आज की डेट में भी बहुत जो है वो लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ नई चीजें जो होती हैं, ठीक है। और आपको मोहम्मद रिजवान की बात तो याद होगी माशाल्लाह, ठीक है। तो आप लर्न करते हैं तो वो फिर करना पड़ता है। तो बात वही है कि इस टाइम जो है ना वो मैं भी लर्न कर रहा हूँ, आप भी लर्न कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिलकर लर्न करते रहेंगे और अपनी चीजों को जो है बेहतर करेंगे। कल रात भी बैठा मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था, सही है, परसों रात भी मैंने बैक टेस्टिंग की है। यानी कि इन चीजों के ऊपर, ये तो शायद बेसिक चीजें हैं, मैं एडवांस चीजों की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने सेटअप्स के ऊपर अब भी बैठ के बैक टेस्टिंग करता हूं। मेरे जो स्टूडेंट्स पिछले 1.5 साल से मेरे साथ अटैच है, वो भी डेली बेसिस पे बैठे बैक टेस्टिंग कर रहे होती है। इवन के एक हमारे भाई हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, वो कहते कि यहाँ पर तो कहता मैंने ये हिसाब लगाया पिछले 2 साल के अंदर किसी के भी माइंड के अंदर या किसी के भी से ऐसी बात मिल जाती है जो सीखने वाली होती है। तो उन्होंने ये बात की, कहते कि मैंने तो ये चीज सीखी है ट्रेडिंग के अंदर कि इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं है, इसके अंदर बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्टिंग के अंदर ट्रेडिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये हकीकत है कि आप हर रोज बैठते हैं, कुछ टाइम आपने डिसाइड किया होता है, 3 घंटे 4 घंटे आपने चीजों को रिवाइज करना होता है, देखना होता है। अगर आप 5 सेटअप्स को भी लेके चल रहे हैं किसी एक टाइम के अंदर, तो उन 5 सेटअप्स को बार बार आपने चीजों को जो है वो देखना होता है, बैक टेस्टिंग करनी होती है, नए सेटअप्स बन रहे होते हैं, नई तरह का मार्केट का उसके ऊपर जो है बिहेव होता है। तो वो चीजें करते करते फिर आपको साथ साथ जो है वो उनके ऊपर ट्रेड भी आप करते रहते हैं। तो बैक टेस्टिंग है जो आपने करनी है इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर।